चलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आपके हम आज ना एक आर्ट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर वाले टॉपिक पे डिस्कशन आपके कर रहे हैं। तो हमने देखा है कि लास्ट आपके 2-3 ईयर से करंट अफेयर एक डोमिनेंट सेक्शन है जो प्रीलिम्स में भी आ रहा है। मेंस में अगर हम बात करें तो जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 चारों में ना कोई ऐसा पार्ट है जहां पे करंट अफेयर की रेलेवेंस है। जैसे अगर हम देखें पेपर 1 में सोसाइटी वाला जो पार्ट है उसमें ना जितने ज्यादा आप करंट अफेयर्स के एग्जाम्पल इनकॉर्पोरेट करोगे उतना बेटर। ऐसे ही जो पेपर 2 है उसका आईआर पार्ट जो होता है इंटरनेशनल रिलेशन वो टोटल डायनेमिक चल रहा है, उसमें एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है कि स्टैटिक वो आपके डाल दे। और अगर हम आपके पेपर 3 की बात करें, इकोनॉमिक्स के हाफ क्वेश्चंस करंट अफेयर बेस्ड हैं और साइंस इन्वायरमेंट टोटल डायनेमिक है, इसलिए कोई भी सीओपीस चल रहे हैं, कोई इमर्जिंग टेक्नोलॉजी चल रही है, उसी की वो एप्लीकेशन डाल रहे हैं। और फिर एथिक्स की जो केस स्टडीज है उसमें भी आपके ना अल्टीमेटली न्यूज़पेपर का रोल होता है। जितनी भी कंट्रोवर्सीज चल रही होती हैं वहां पे वो हाइपोथेटिकल वे में आपको ये एक नाम चेंज करके वो बना देते हैं। और जो इंटरव्यू स्टेज होती है उसमें भी आप जब भी जाओगे इंटरव्यू देने तो 3-4 क्वेश्चन हो सकते हैं वो करंट अफेयर बेस्ड। तो ये वन ऑफ द टॉपिक है जो तीनों स्टेजेस में देखो आपके रोल प्ले कर रहा है। प्रीलिम्स में तो हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट 1/3 क्वेश्चंस आपके करंट बेस्ड होते हैं। और इनकी टाइमलाइन क्या होती है, 1 ईयर की। जैसे इस बार कब हुआ था प्रीलिम्स, किसी को थोड़ा बहुत आइडिया हो? 23 में, अगले साल की डेट भी अनाउंस हुई पड़ी है, May 24 है ना। तो इसलिए आपने ध्यान रखना है May 24 से लेके अगले May 23 तक जो भी करंट हैपनिंग्स होंगी उन्हीं को आपके यूपीएससी आ जाते हैं। इसलिए ना इस बार भी उन्होंने एक क्वेश्चन ऐसा डाल रखा था, उनको ना पता होता है कि ये डेवलपमेंट इस वीक में होनी है। जैसे आज देखो, आज जैसे प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं यहाँ पे, तो वो उनको पता है कि आज हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च होनी है जींद में। तो वो उनको पहले से पता था, 1 महीने पहले, कि जींद की लॉन्चिंग डेट है। तो इसलिए वो क्या करते हैं, जानबूझ के ना वो करंट अफेयर उसी दिन का डाल देते हैं। तो इसका मतलब आप कह सकते हो, वो लगा था पेपर पहले छप जाएगा, पर वो इंटेंशनली ऐसा लगेगा आपको कि उसी दिन का करंट अफेयर है। तो इसलिए आपको वो ना 1 साल की एक्सपेक्टेशन वो रख रहे होते हैं एज अ न्यू एस्पिरेंट। आपको 1 साल के देखो करंट अफेयर्स करने हैं, मे टू अगले मे आपके। फिर आता है कि देखो इसमें ना न्यूज़पेपर हमें कौन सा करना चाहिए। तो किसी को थोड़ा आइडिया हो कौन सा न्यूज़पेपर इस टाइम यूपीएससी एस्पिरेंट थोड़ा ज्यादा कर रहे हैं? हाँ, इस टाइम पे अगर आपने देखो शुरू नहीं किया है, फिर तो आप इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू को आप कर सकते हो। अगर आप कोई और इंग्लिश न्यूज़पेपर काफी टाइम से पढ़ रहे हो, है ना, अगर मान लो 4-5 ईयर्स हो गए, फिर कोई हार्म नहीं कि आप उसको भी कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यूपीएससी ने हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस से ही डालने। जब स्पेस की कोई सैटेलाइट जाती है वो सारे न्यूज़पेपर्स में आती है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आपके इंग्लिश न्यूज़पेपर में आएगी, लोकल न्यूज़पेपर में भी आ जाती है ना। पर वो है कि अभी यूपीएससी स्टूडेंट जहां तक कि ये दो न्यूज़पेपर कर रहे हैं, तो आप आपस में जब डिस्कस करोगे करंट अफेयर को तो थोड़ा कन्वीनियंस हो जाता है, क्योंकि ये दोनों न्यूज़पेपर ने डेडिकेटेड पेज निकाल रहे हैं जिसमें आप इंडियन एक्सप्रेस की बात करें ना, एक्सप्लेन्ड करके आता है। तो यूपीएससी के ही उन्होंने टॉपिक्स एज इट इज फिल्टर किए होते हैं। हाँ, जैसे आप तो कौन सा कर रहे हो फिर न्यूज़पेपर? कोई भी कर रहे हो, आपने अभी शुरू किया है, ट्रिब्यून कर रहे हो। जैसे आपने पीसीएस भी देना है, पंजाब सिविल सर्विस, अभी डिसीजन वो लिया नहीं। वैसे आप देखोगे ट्रिब्यून में ना, अगर हमने स्टेट एग्जाम देना हो, मान लो अपने हरियाणा सिविल सर्विस देना है या पंजाब सिविल सर्विस देना है, तो उसमें अल्टीमेटली ट्रिब्यून भी वेल ऑफ। बिगनर्स अभी के लिए, जैसे अभी आपने तो काफी टाइम बाद देने हैं ना, तो चाहे अभी के लिए आप ट्रिब्यून काफी कितने टाइम से कर रहे हो ट्रिब्यून? अच्छा, फिर तो भी न्यू कमर ही हो। फिर तो देखो अगर समझ में आ रहा है वो न्यूज़पेपर। हाँ देखो, मेन कोई भी न्यूज़पेपर कर रहे हो समझ आना चाहिए। ये नहीं कि हमने कोई न्यूज़पेपर आपको वेग सा बता दिया और आप उस पर टाइम भी लगा रहे हो, न्यूज़ उसकी समझ नहीं आ। तो मेन तो इसमें ध्यान के रखना, अंडरस्टैंडिंग मैटर करेगी। अगर आपको न्यूज़पेपर समझ में आ रहा है, और कितना टाइम दे रहे हो अभी न्यूज़पेपर को? 1.5 आवर। 1 आवर, हाँ, इसका मतलब अभी के लिए अगर आप 1 आवर दे रहे हो ना, एक सेटिस्फैक्ट्री स्टार्ट है। और अगर 1.5 घंटा भी लग जाए या 2 भी लग जाए इनिशियल फेज में, फर्स्ट 3 मंथ्स में, वो इतना ज्यादा पेनफुल नहीं है कि तीनों स्टेजेस में ये रिटर्न आपको देने वाला है। पर अल्टीमेटली हमें इसको किस टाइम पे लेके आना है? 45 मिनट्स, है ना। तो जब आप एफिशिएंसी लाना चाहते हो प्रेपरेशन में, तो हमें न्यूज़पेपर के पेजेस को स्क्रॉल करके उनकी हेडलाइंस फिल्टर करके विद इन 45 मिनट्स इस टास्क को खत्म करना है। क्योंकि अगर आप पूरा दिन 3 या 4 घंटे न्यूज़पेपर लेके बैठे हो, वो अच्छी प्रिपरेशन नहीं है। इसका मतलब वो हम फॉर सेक ऑफ इट हार्ड वर्क कर रहे हैं, आउटपुट कुछ नहीं निकल रही। तो इसलिए प्रेफरेबल है कि आपकी जब जीएस के 2-3 हैवी टॉपिक हो जाएंगे, है ना, फिर वो अपने आप स्पीड बननी शुरू होगी। जैसे भी आपने जैसे साइंस एंड टेक लगाया, तो साइंस एंड टेक के करंट अफेयर थोड़े फास्ट ट्रैक हो जाएंगे। तो इसलिए वो वालों में अब टाइम ज्यादा नहीं लगे।
है ना। तो इसका मतलब जब हम आइडल प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो 40 to 45 मिनट्स थोड़ा सा प्रैक्टिकल टाइम लिमिट होती है, क्योंकि हमें ना जीएस भी करना है, ऑप्शनल सब्जेक्ट भी करना है, तो हमें टाइम डिवाइड करना आना चाहिए। तो उसमें फिर ये एक मिनिमल टाइम की इन्वेस्टमेंट है कि 1 ईयर तक आपको वो करना, ठीक है। फिर आते हैं कि हम जब करंट अफेयर को रीड करके छोड़ देना चाहिए या नोट भी करना चाहिए। नोट करना चाहिए। जैसे क्यों आपके नोट करना जरूरी है? हाँ, जैसे अगर मैं आपको रैंडमली पूछूं कि आप ना पिछले फ्राइडे की बताओ मेजर हैपनिंग क्या थी, तो एकदम से ना ब्लैकआउट सा हो जाएगा, हो सकता है एक भी न्यूज ना रिकलेक्ट हो, है ना। मैं कहूँ कि नहीं पिछले मंथ की बताओ, आपकी इस पर्टिकुलर डेट की। तो इसका मतलब आपको जब जीएस के टॉपिक जैसे आप करते हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, तो उनमें हमारा अप्रोच क्या होती है, आपको ना पहले समझाया जाता है, फिर स्लोली डिक्टेट कराया जाता है। तो ये भी ना एक डायरेक्ट कंपोनेंट है। जब आप प्री का सिलेबस देखोगे वहां पे क्या लिखा हुआ है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ऐसी एक लाइन लिखी हुई है, करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो इसका मतलब ये अपने आप में एक सब्जेक्ट है। तो इसका मतलब इस सब्जेक्ट को हम लाइटली नहीं ले सकते सिर्फ रीड करके छोड़ दिए। तो अभी बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक क्या कर रहे हैं, वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, फिर वो छोड़ देते हैं। तो उससे ना आप जितने मर्जी शार्प माइंड हो, आपकी किसी की रेयरली फोटोग्राफिक मेमोरी होती है कि हम उस चीज को एक बार पढ़ रहे हैं तो उसको भूल जाएंगे। जैसे आज ही हमने ये बोला कि जींद में चल रही है, अगर मैं इसी को 2 महीने बाद पूछूंगा ना, शायद हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट कंफ्यूज होने लग जाएगा, आप लोग पता नहीं करनाल था, हिसार था या रोहतक था, है ना। पर आपने अगर एक बार इसको लिख लिया तो एक रेफरेंस पॉइंट बन जाता है। तो इसका मतलब इस वाले टाइम के बाद आपको ना कम से कम 20 मिनट्स भी अगर आप उसको पॉइंटर्स में, क्योंकि ये आपके नोट्स की कोई प्रैक्टिकल फाइल तो है नहीं, कोई आपको मार्क्स देगा या आपकी प्रिपरेशन जर्नी को अप्रिशिएट करेगा, ये आपकी कन्वीनियंस के लिए है। तो प्रेफरेबल है कि पॉइंट्स में की पॉइंट्स को आपने अंडरलाइन करना है। और फिर नोट्स बनाने की भी ना दो ब्रॉड स्ट्रेटजीज हैं। फर्स्ट स्ट्रेटजी आपकी होती है डायरी एंट्री अप्रोच। तो ये आप ना छोटी क्लास में करते थे, किसी को रिकलेक्ट हो क्या होती थी डायरी एंट्री? हाँ, जैसे आप देखो ना पुराने टाइम में कई लोग गिफ्ट्स में भी डायरीज वगैरह दे देते थे, उसमें कैलेंडर सा होता था जनवरी 1 से लेके आपके 31 आपके दिसंबर। तो ये वही वाली अप्रोच है कि डायरी एंट्री में क्या होगा कि आपने वो डायरी से आपने कर ली और डेट वाइज करंट एंट्रीज को नोट करना शुरू किया। तो इससे क्या होता है, डिसिप्लिन आ जाता है प्रिपरेशन। क्योंकि देखो मान लो आज आप जैसे बिजी थे, आप नहीं कर पाए करंट अफेयर, है ना, तो अल्टीमेटली आपको अंदर से होगा कि मेरे को अगले दिन कवर अप कर ले, और उससे क्या होगा एक सिस्टमैटिक ना नोट्स बन जाएंगे। तो इसका मतलब एक दिन में रफली कितने अच्छे करंट अफेयर आ जाते होंगे जब आप न्यूज़पेपर को स्क्रॉल करते हो। जैसे आप देखो ना कभी बल्कि से न्यूज़पेपर आते हैं अराउंड 20। हम लोग की अगर हम क्वालिटेटिव की बात करें 3 भी हो सकते हैं, कोई आपके रैंडम सा डे हो कि आप तो उसमें 5-6 भी निकल है, कोई कोई ऐसा दिन भी हो सकता है एक सिंगल ही निकलेगा, है ना। इसको हमें पैनिक नहीं करना होता कि आज एक क्यों है, आज 3 क्यों है। हमें बस सिलेबस के साथ लिंक करके उन टॉपिक्स को वो करना होता है। तो डायरी एंट्री अप्रोच में आपके क्या है, अगर आपको लग रहा है कि आप में डिसिप्लिन की कमी है, फिर तो आप यही वाली अप्रोच को करो। इससे क्या होगा, एक टेम्परमेंट बन जाएगा और एक वीक का ना आप रिव्यू करते रहोगे कि इस वीक का पूरा हुआ या नहीं। और जिसमें जिस दिन जो जो छूट रहे थे संडे को कवर अप कर लिया, मान लो आपका 2 दिन छूट गया था, तो इससे क्या होगा, डिसिप्लिन आपके बन जाएगा। पर इस अप्रोच की ना कुछ ज्यादा रिजल्ट्स नहीं मिलते, इसमें एक शॉर्ट कमिंग है, कोई थोड़ा समझ पा रहा हो। मान लो आपने हमारे कहने पे पूरे 365 डेज के 3-3 या 5-5 करंट अफेयर बना के एक पूरी डायरी बना दी और वो काफी बन गई। हाँ, इसमें एक माइनर सी आपकी गड़बड़ क्या हो रही कि मान लो आपके ना एक रैंडम सा एग्जांपल है, जैसे चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट है। तो आप देखो चीता इंडिया से ना एक्सटिंक्ट हो गया था 1940s में। अब हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, उसको री इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वाइल्ड में। मध्य प्रदेश में कुन्नो नेशनल पार्क है जहाँ पे ये प्रोजेक्ट शुरू हो। तो अब आपको माइंड में क्या आएगा कि हमने कुछ वीक्स पहले जब उस करंट अफेयर को किया तो वहां पे लिखा हुआ था कि नबीबिया से फर्स्ट बैच आया। फिर आपके क्या हुआ, 2-3 महीने वो आपकी उसी पे बिजी रहे। फिर 2-3 महीने बाद आया कि नहीं अब सेकंड बैच हम साउथ अफ्रीका से लेके आ रहे हैं, फिर कहेंगे केनिया से हम आपके डिस्कशंस कर रहे हैं। हाँ, तो इसका मतलब आपको ना क्या हो रहा है कि जब हम पेजेस को स्क्रॉल कर रहे हो तो एफर्ट थोड़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। अननेसेसरी आपको कुछ ऐसे करंट अफेयर भी देखने पड़ रहे हैं जो उस टाइम आप देखना नहीं चाहते थे। आपको सिर्फ इन्वायरमेंट की वो नेशनल पार्क्स को ढूंढना था। जैसे अब सेकंड वाले में ना गांधी सागर सेंचुरी थी, तो आपको माइंड में कंफ्यूजन से तो शुरू होगी कि वही लिखा जरूर था और उसको पता नहीं किस मंथ में आया था, क्योंकि आप ना मंथ भी रिकलेक्ट नहीं कर पाओगे कि वो वाला पर्टिकुलर करंट क्या था। तो क्या वो डायरी की जबरदस्ती आपके पेजेस स्क्रॉल हो रहे हैं। और उससे क्या होगा कि आजकल जो क्वेश्चन आते हैं ना इंटरडिसिप्लिन इतने ज्यादा भी नहीं है कि उस सब्जेक्ट को सुपर बायपास कर दे कि एक इकोनॉमिक्स का लिखा हुआ है फिर सीधा ज्योग्राफी है फिर इन्वायरमेंट। अगर वैसा होता है ना फिर तो कोई हार्म नहीं था कि हम पेजेस स्क्रॉल कर रहे हैं। वो एक ही डोमेन को आपके पूरे ईयर के साथ लिंक करके डालते हैं। तो इसलिए ये वाली एडवाइस ना इतनी बेटर नहीं बन पा रही है। तो हमारी तरफ से ज्यादा बेटर आपके कौन सी रहेगी कि हम ना इनको पिलर्स में डिवाइड करें। और उसमें क्या होगा, जैसे आपने रजिस्टर लिया उनको 15 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। तभी इस टॉपिक की हमने हेडिंग क्या डाल रखी है, 15 पिलर्स ऑफ
करंट अफेयर। तो आप बैकअप पे चाहे यूपीएससी दो, चाहे स्टेट एग्जाम दो, या कोई और एग्जाम्स होते हैं जैसे सीएपीएफ हो गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया, उसमें अगर आपने 15 कैटेगरीज को नोट कर रखा हुआ, आपके ना एग्जाम्स क्रैक होने लग जाएंगे। क्योंकि वैसे देखो आपका सबका प्राइमरी गोल यूपीएससी होता है या स्टेट सर्विस, पर फिर भी ना कई बार लाइफ में वो आपके हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि अश्योर ही है सक्सेस, तो हमें आपकी वो प्लान बी को एक्टिवेट करके रखना चाहिए। तो एकदम से कई बार आप यूपीएससी की कैटेगरीज कर रहे होते हैं ना, आप एडजस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि उन बाकी एग्जाम्स की नेचर क्या है, फैक्चुअल। यूपीएससी की क्या है, एनालिटिकल और कंसेप्चुअल आपकी। तो इसलिए ये वाली अप्रोच हमारी तरफ से ना आपके एडवाइजेबल रहेगी। चलो, तो इसलिए ना 15 पिलर्स में आपके क्या है, जो फर्स्ट 5 पिलर्स है इनको कोर पिलर्स कहा जाता है। ये मैंडेटरी है, चाहे आपका उस टॉपिक में इंटरेस्ट है या फिर नहीं है। इसका मतलब इन्हीं में से मैक्सिमम करंट अफेयर्स आएंगे, जो भी हम कह रहे हैं ना 1/3 पेपर आ जाता है, वो वैसे इन्हीं टॉपिक से आ रहा है आपके। और जो रिमेनिंग 10 कैटेगरीज हैं वो बैकअप ऑप्शंस हैं, जब आउट ऑफ बॉक्स वाला क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना हो या कि बाकी एग्जाम्स को हमें करना। तो इसलिए जब आप रजिस्टर को डिवाइड करो ना, प्रेफरेबल है फर्स्ट 5 कैटेगरीज को चाहे 10-10 पेजेस आप छोड़ देना, जो रिमेनिंग वाली है 2-3 पेजेस होंगे। तो एक रजिस्टर से पहले शुरू करना है। अगर आपको लग रहा है कि रजिस्टर जिस दिन भर गया, इसका नो आप ठीक अप्रोच पे हो, है ना। पर अगर वो आपके अननेसेसरी, ये नहीं करना कि 15 रजिस्टर लेके बैठ गए, एक मैं आइडलिज्म कर रहे हो कि मैं आईआर का बनाऊंगा, एक साइंस एंड टेक का बनाऊंगा, इतना कोई कर नहीं पाता, फिर वो रजिस्टर ऐसे ही रह जाते हैं। तो इसलिए अभी फॉर अ स्टार्ट हम आपको क्या रिकमेंड कर रहे हैं, बस एक रजिस्टर लो, उसको 15 कैटेगरीज में डिवाइड करो, और इनिशियल 5 कैटेगरीज को थोड़े ज्यादा पेजेस ड्रॉप करते हैं। और न्यूज़पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये नहीं कि उसको पेज 1 से जो शुरू हुई हेडलाइन वहां से लेके लास्ट पेज तक ब्लाइंडली रीड कर रहे हो। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि कौन सी चीज नई रीड करनी। तो किसी को थोड़ा आइडिया हो क्या चीज नई रीड करनी चाहिए। हाँ, जैसे इस टाइम पे आप देखो ना, ये प्रोटेस्ट से चल रहे हैं, ये आपके कॉकरोच जनता पार्टी और ये सब, इसमें क्या है, ब्लेम गेम से चलती रहेगी। किसी दिन कांग्रेस कुछ एक्यूजेशन करेगी, कभी आपकी आम आदमी पर करेगी, कभी बीजेपी आपकी करती रहेगी। तो न्यूज तो देखो उसी से बम्बार्ड हो रही होती है, पर यूपीएससी जर्नी में ना उन पॉलिटिकल एक्यूजेशंस का कोई भी मेजर रोल नहीं है। इसलिए वैसी न्यूज पे आपने टाइम नहीं लगाना, इसलिए पॉलिटिकल न्यूज को आप अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, सेकंड कोई ऐसी और न्यूज जो आप लोग न्यूज पेपर में काफी ज्यादा आती है पर हमें नहीं रीड करनी चाहिए। स्पोर्ट्स जैसे ना इतना कोई डिविडेंड नहीं दे रहा है, हम कह सकते हैं कि ना वो सिलेबस में भी डायरेक्ट वर्ड नहीं लिखा होता, पर वो अलग बात है कि जिस साल भी ओलंपिक्स होंगे, एशियन गेम्स होंगे, कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे, इसलिए कोई एथलेटिक्स वाले इवेंट है, जैसे इस टाइम पे फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, तो इसका मतलब कोई ऐसा स्पेक्टेकल जो 4 साल में एक बार होता है, उसमें आने की प्रोबेबिलिटी होती है। जैसे भी आपके ना अभी चेस पे क्वेश्चन आ गए थे, तो इसका मतलब ऐसे ही आपके कई बार एथलेटिक के इवेंट्स पे आ जाते हैं। तो इसलिए पॉपुलर स्पोर्ट्स नहीं आएंगे, जैसे अभी क्रिकेट चल रहा है, अभी इंडिया इंग्लैंड की सीरीज चल रही है, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना। तो इसका मतलब आपने ध्यान रखा, नीरज चोपड़ा जैसे कॉमनवेल्थ गेम अभी यूके में शुरू हो रही है, उनका गोल्ड आ जाता है, वो टॉपिक एक्टिवेट हो जाता है ना। तो इसका मतलब स्पोर्ट्स को हम काफी हद तक, अगर आपकी हॉबी नहीं है, अवॉइड किया जा सकता है। एक माइनर रिस्क, क्योंकि एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होती है, वो भी 4 साल, वरना कई बार पूरे साल में तो उसका क्वेश्चन आता नहीं, है ना। तो इसका मतलब स्पोर्ट्स को अगर आपकी हॉबी के साथ में, जैसे आप में से किसी की है हॉबी कोई स्पोर्ट्स, कोई स्पोर्ट्स वैसे प्ले किया, हॉबी इंटरेस्ट रहा हो, जैसे 10th तक कोई स्पोर्ट में आप टीम में पार्टिसिपेट कर, एथलेटिक्स, अगर आपको लग रहा है कि यूपीएससी फॉर्म में लिखना है, फिर उस स्पोर्ट को थोड़ा सा फॉलो कर सकते हैं ना। इसका मतलब उस एंगल से, वरना स्पोर्ट्स एक फिर से वैसी कैटेगरी है, क्योंकि इसके ना लास्ट के 2-3 पेजेस न्यूज़पेपर के स्पोर्ट्स से भरे होते हैं, तो वो हमें फिर अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, तीसरी चीज, एक और मेजर चीज है जो हमें नहीं रीड करनी चाहिए ज्यादा, जो भरी होती है न्यूज़पेपर। तो एक आपकी क्या सेंसेशनल से ना क्राइम्स होते रहेंगे, जैसे कहीं कहीं स्टैबिंग कर दी उस आपके सैफ अली खान को, तो क्यूरियोसिटी सी होगी कि सेलिब्रिटी के कुछ हो गया, और आप ना डिटेक्टिव सीआईडी बनने लग जाओगे सलून के कि मैं बताऊंगा कौन है। तो वो चीज आपकी ड्रेनिंग एक्टिविटी है। वो तो अगर आपका न्यूज़पेपर पूरा हो गया, आपका टाइम था लेयर का, वैसे रीड करना चाह रहे थे, वो अलग स्टोरी है। वरना आपका एग्जाम में ना ऐसे सेंसेशनल क्राइम्स नहीं, हाँ वो अलग बात है, रिपोर्ट्स करनी होती हैं कि कौन से क्राइम्स इंक्रीज पे हैं। जैसे इस टाइम पे साइबर क्राइम बहुत ज्यादा चल रहे हैं, क्योंकि डाटा है कि साइबर क्राइम में कौन से हैं, जैसे वो हाउस अरेस्ट वाला चल रहा है, तो वैसी चीजों को हम थोड़ा सा इसमें कर सकते हैं। तो इसलिए ये वाले टॉपिक में आपको ध्यान रखना है कि हमारी जो मेन अप्रोच रहेगी वो है कि एक तो क्रिमिनल न्यूज को थोड़ा सा अवॉइड करना है, पॉलिटिकल आपके गिमिक्स को अवॉइड करना है, और एक आपके जो आपकी ना रीजनल न्यूज होती है, जैसे इस टाइम पे आप चंडीगढ़ में हो, तो चंडीगढ़ का अलग से वो एक प्रिंट आउट सा आ जाता है लोकल न्यूज़पेपर, तो उसको भी ना हमारी यूपीएससी में इतना काम नहीं आएगा, है ना। वो आपके कह रहे रोज फेस्टिवल लग गया, या फिर कोई आपके डोमेस्टिक वायलेंस होगी, तो वो पेजेस को भी आपने नहीं करना। तो इसका मतलब ये 3 चीजें आप छोड़ोगे ना, तो ऑटोमेटिकली पेजेस ट्रिम हो जाएंगे, काफी कम बचे। ठीक है, अब हम इनको शुरू कर रहे हैं कि कौन सी करनी है कैटेगरी। तो पहले 5 से शुरू कर रहे हैं।
देखो अब इसमें ना 5 मेजर कैटेगरीज जिनको हम कह रहे हैं कि मैक्सिमम पेजेस अलॉट करने हैं, वो आपकी हो गई नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट। तो आप देखो ये सिलेबस में वर्ड्स थे प्री और मेंस में। हाँ, हाँ, जैसे आप देखो अगर इनको फिल्टर ही करना हो ना, ये नेशनल वर्ड का मीनिंग क्या है, ये ना पॉलिटी, गवर्नेंस, सोसाइटी, उन तीनों को क्लब करके हमने नेशनल वर्ड बनाया है। इंटरनेशनल कहीं पे आता है जीएस के पेपर में वर्ड रिलेशंस, तो ये पेपर ना 2 में होता है, जीएस पेपर। फिर देखो तीसरा वर्ड इकोनॉमी किस पेपर में आता है, जीएस पेपर 3। और साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट भी ना जीएस पेपर 3 में। तो इसका यही नहीं कि जो हमें अंदर से अच्छे टॉपिक्स लगे कि वो हमने लिख दिए, हमने सिलेबस के साथ ही अलाइंड करके इन 5 कैटेगरीज को फिल्टर आपके किया है। तो जब भी न्यूज़पेपर आ रहा है, इन वाले टॉपिक्स की डेवलपमेंट्स मैंडेटरी, इन हर सेक्शन में ना रफली वेटेज 10 to 12 क्वेश्चंस की रहती है ऑन एवरेज ईयर। तो उन 10-12 क्वेश्चन में से ना 4 to 5 क्वेश्चंस करंट अफेयर होते हैं, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे साइंस एंड टेक हो, चाहे इन्वायरमेंट। उसकी वजह से ना ये स्मार्ट स्टडी में फिर आपके काउंट हो जाता है। और जो यहाँ पे भी इंडिया की पॉजिटिव लाइट में चीजें दिख रही हूँ, उन्हीं को वो थोड़ा ज्यादा आपके पूछते हैं। तो उसकी वजह से फिर आपने ध्यान रखना है कि ये आपके मैंडेटरी कैटेगरीज में आएंगी, और एज अ सब्जेक्ट भी इनका मैंडेटरी है। ये नहीं कि हमें टफ लगे सब्जेक्ट, इनका स्टैटिक ही छोड़ दिए। इसका पहला जब स्टैटिक पार्ट हो जाएगा ना, तब ये करंट वाले की वैल्यू आपको समझ में आएगी और फिर लिंकेज शुरू हो जाएगी। उसके बाद ना इनमें भी हम आपको थोड़ी सी ब्रॉड डायरेक्शन दे रहे हैं कि नेशनल में भी ना आपकी प्रायोरिटी एरियाज आपके कौन से रहेंगे। तो जजमेंट्स, लेजिस्लेशंस, इवेंट्स और पॉलिसीज। ठीक है, तो जब भी आपको नेशनल वाले टॉपिक्स को भी नोट डाउन करना है, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आपने जजमेंट्स, लेजिस्लेशंस, इवेंट्स और पॉलिसीज को देनी है। तो कोई थोड़ा समझ पा रहा हो जजमेंट लाइक लिए कौन से टॉपिक की जजमेंट्स की बात कर रहे हैं? इसका मतलब जैसे अब आपकी इस टाइम पे कौन है एपेक्स जुडिशरी में? नहीं, टॉप कोर्ट कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट। इसका मतलब अभी आपने फॉर अ स्टार्ट ना सुप्रीम कोर्ट की जो स्टेबल जजमेंट्स हैं उनको नोट करना है। ये नहीं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई नॉर्मल सा वायलेंस का केस चल रहा था उसको हम नोट करने बैठ गए। तो अभी आपने पेशेंटली बस क्या करना है, सुप्रीम कोर्ट की जो स्टेबल जजमेंट्स है, मान लो प्राइवेसी पे आ गई, सिक्योरिटी पे आ गई, जैसे हम आपके कन्वेंशनली कौन सी जजमेंट्स बोल रहे होते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर के लिए केशवानंदा भारती है, प्राइवेसी के लिए ना पुट्टा स्वामी जजमेंट है आपके। तो ये वही वाला टॉपिक है कि जिसमें आपको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की किसी जजमेंट को यूनिफॉर्म सिविल कोड पे हो, किसी ऐसे सेंसिटिव टॉपिक पे हो कि वो आ जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट रेयरली अपनी जजमेंट्स को रिव्यू करेगा और वो स्टेबल होती है। हाई कोर्ट वाले में क्या है, सुप्रीम कोर्ट कई बार ओवर रूल कर देगा उनको, वो कर देगा, क्योंकि इनको एक ही आधी जजमेंट डालनी होती है उन 7 क्वेश्चन में पॉलिटी के, तो इसलिए वो हमें मैंडेटरी वे में करना। फिर लेजिस्लेशन का मीनिंग क्या होता है? लॉस। जैसे अभी आपके ना असली में मंडे से मॉनसून सेशन शुरू हो रहा है, तो मॉनसून सेशन में आपके क्या होगा कि रूलिंग गवर्नमेंट कुछ लॉज लाने की कोशिश करेगी, ऑपोजिशन को स्टॉल करने की कोशिश करेगी। तो पर कुछ अच्छे टॉपिक्स होंगे शायद उनका कंसेंसस बन के वो लॉ बन जाए। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा बिल इस टाइम पे कंट्रोवर्शियल आपके चल रहा है, उसके पॉजिटिव्स क्या है, नेगेटिव्स क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट जब उसका एडिटोरियल लिखेगी उसको पॉजिटिव लाइट में दिखाएगी, ऑपोजिशन कहेगी कि ये कंसर्न है, पहले इनको एड्रेस करो फिर बेटर रहेगा कि ये लॉ बने। तो इसलिए हमें ना उस बिल का एक तो एग्जैक्ट नेम पता होना चाहिए, फिर उसमें लिखा आ जाएगा कि कौन से हाउस में इंट्रोड्यूस हुआ, कि लोकसभा या राज्यसभा। फिर आपने उसके सेलिएंट फीचर्स लिख देने 3-4 जो आपको लग रहा है कि मीडिया में बहुत ही क्लियर वे में विजिबल है आप, है ना। तो वो 3-4 फीचर्स आपने लिख दिए और फिर धीरे धीरे आपका ओपिनियन बिल्ड होगा विद इन 1 वीक कि उसके पॉजिटिव्स क्या थे, नेगेटिव क्या थे। कोई माइनर सा बिल आ रहा है जो विदाउट डिस्कशन पास हो गया, उसको नोट करने की जरूरत नहीं है, फिर तो वो अनएंडिंग बनते रहेंगे। हमें कोई सेंसिटिव बिल जिसमें आपको लग रहा है कि पब्लिक ओपिनियन मोबिलाइज हो रहा है और दो पार्टीज आपस में भिड़ रही है ना, तो इसका मतलब उस चीज को वो चाहते हैं, क्योंकि आपका काम ना इवेंचुअली जब एडमिशन में एंटर करोगे तो लेजिस्लेशंस को ही इंप्लीमेंट करना है। ब्यूरोक्रेट का प्राइमरी रोल क्या होता है कि हमें विल ऑफ पीपल को इंप्लीमेंट आपके कर। तो इसके से पहले से देखना चाहते हैं कि आपका इस टॉपिक में इंटरेस्ट है। फिर इवेंट का मीनिंग क्या होता है कि फ्रंट पेज पे ना आपको कुछ चीजें लिखी मिलेगी इंडिया, जैसे वो आज की न्यूज आ जाएगी कि हमने आज वो इनॉग्रेट कर दी हाइड्रोजन ट्रेन। हाँ, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, पॉजिटिव इवेंट। पर कई बार डिजास्टर भी होते रहते हैं, जैसे अभी आपके टाइम में आपने देखा था कि अर्थक्वेक आ गया था, अभी कौन सी कंट्री में आया था कि वहां पे एड फिर हमने भेजी थी ना, वेनेजुला। तो इसका मतलब आपने ध्यान रखना है कि आपकी, पर यहाँ पे हमने किसको फोकस करना है, इंडियन इवेंट्स।
इंडिया में से भी आपने देखा होगा कि फायर की ट्रेजिडीज हो गई थी, तो वो आपके अल्टीमेटली क्या हो जाएंगे, इवेंट्स। तो इसका मतलब कोई भी चीज जो आप लोगों ने फ्रंट पेज पे ना ज्यादा ही डिस्कस की जा रही है, कोई यात्रा चल रही है, कोई इवेंट चल रहा है, कोई फॉरेन डिग्नेटरी विजिट कर रहा है, वो इवेंट्स में काउंट हो जाएगा। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि पूरा हफ्ता आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, आपको कोई एक भी इवेंट ना मिला। इसका मतलब ये धीरे धीरे आपको दिखने लगे। फिर पॉलिसीज का मीनिंग क्या होता है कि ये आपके ना बहुत रेयर आएंगे। इसका मतलब ऐसा नहीं कि पॉलिसी हर वीक आती रहेंगी, पर जब भी आती है इनकी शेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि एक बार कोई पॉलिसी आ जाए ये 10 से 15 साल रहती है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि वो आप ही से टेम्परमेंट आपका टेस्ट करना चाहते हैं, इसलिए पॉलिसी का पहले नाम लिखा, कौन सी मिनिस्ट्री है, उनके पॉजिटिव्स क्या है, नेगेटिव क्या है। तो इसका मतलब जैसे आपके टाइम एजुकेशन पॉलिसी चल रही है, अभी हमने साइंस एंड टेक करे थे ना, हेल्थ पॉलिसी की डिस्कशन की थी। तो इसका मतलब ये वही वाला टॉपिक है कि आपको इसमें ना ओपिनियन बिल्ड करना है, क्योंकि कोई भी पॉलिसी ना परफेक्ट नहीं होती, उसमें इंप्रूवमेंट का स्कोप होता है। तो अभी से आपका टेम्परमेंट टेस्ट करना चाहते हैं कि आप क्या चेंज देखना चाहते हैं। तो ड्रास्टिक चेंजेस तो नहीं रिकमेंडेड होते, इंक्रीमेंटल चेंजेस एडवाइजेबल है ना। तो इसका मतलब ये वाली ना सबसे मेन कैटेगरी बनेगी जिसमें ना इमीडिएट मेंस में आपको डिविडेंड मिल जाए। फिर आईआर में कीवर्ड्स रहेंगे फॉरेन पॉलिसी, बाइलेटरल टाइज, इवेंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस और साथ में सिक्योरिटी इश्यूज। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है जो सेकंड कैटेगरी हमने आईआर वाली लिखी है, तो ये आपके किसमें रोल प्ले करेगी। अगर आपका देखो प्राइमरी गोल है कि मेरे को आईएफएस ऑफिसर बनना है, तो इस टॉपिक में वैसे भी इंटरेस्ट आपके होना चाहिए। जैसे आप दोनों में से है किसी का मेन की इंडियन फॉरेन सर्विस, इतना ज्यादा नहीं कि इंडिया में ही सर्व करना है। हाँ, तो ये आपने ध्यान रखना। पर फिर भी ना हमें पेपर 2 में तो देखो आईआर आपके आएगा। तो फॉरेन पॉलिसी का मीनिंग क्या होता है, इंडिया के ना कुछ नेशंस के साथ बहुत ही अच्छे टाइज हैं, कुछ के साथ थोड़ी फ्रिक्शन वाले हैं। जैसे कोई दो कंट्री जिनके साथ फ्रिक्शन चल रही है, पाकिस्तान, चाइना, है ना, जिनके साथ आपकी टर्मोइल से चलती ही रहती है किसी ना किसी इशू को लेके, कभी अरुणाचल को लेके, कभी हमने कहा सियाचिन को लेके, वाटर का इंडस वाटर ट्रीटी एक्टिवेट हो गया, है ना। कोई दो नेशन जिनके साथ ट्रेडिशनली स्मूथ ही रहते हैं रिलेशन, इसराइल, उनके साथ भी थोड़ा सा टर्मोइल कभी कभी रहता है, वरना रशिया सबसे स्टेबल आपके ला रहा है। ऐसी फ्रांस भी काफी स्टेबल ला रहा है। हाँ, इटली भी काफी हद तक हम कह सकते हैं ना। तो इसका मतलब पर उन पॉलिसीज को जब आप रीड कर रहे हो, उनके एडिटोरियल्स आ रही है, तो कहीं में ना कुछ कैची से वर्ड्स लिखे मिलेंगे, लुक ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, है ना, कि पंचशील प्रिंसिपल। तो इसका मतलब आपके ना नेबर्स फर्स्ट पॉलिसी, तो वो हमें फिर मेंस में यूज करने होते हैं। जैसे मान लो हमारे पास वैक्सीन थी, तो अल्टीमेटली अल्जीरिया कहता कि मेरे को भी वैक्सीन चाहिए, श्रीलंका कह रहा है मेरे को भी चाहिए, तो हमने पहले लाइकली किसको दी होगी, श्रीलंका। क्यों, जैसे नेबरिंग, इसका मतलब वो क्या है, नेबर्स फर्स्ट पॉलिसी। इसका मतलब ना ये वैसी चीज होती है कि आपको थोड़ी सी भी वो ट्रेडिशनल से उठ के वो चीजों को करना होता है। फिर बायलेटरल टाइज का मीनिंग क्या होता है कि दो नेशंस के बीच में आपके, तो इसलिए जब इनके आप पेजेस छोड़ रहे हो ना आईआर के, वहां पे नेबरिंग वालों के पेजेस अलग से बनेंगे, इंडिया श्रीलंका, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, इंडिया बांग्लादेश। तो इसका मतलब ये बायलेटरल ना भी है। वरना तो इस टाइम पे आप देखो हमारा एक्सटर्नल अफेयर्स और करंट प्राइम मिनिस्टर ना बहुत ज्यादा ओवर एक्टिव है, हर वीक ही फॉर्टनाइटली एक फॉरेन टूर चल रहा होता है। तो उसको हम अगर नोट करने बैठ जाए ना, अनएंडिंग बन जाए। जैसे भी अब लास्ट 3-4 वीक्स ही देखो, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आपके स्कैंडिनेवियन की वो सारी कंट्रीज, ये सब शॉर्ट ही नोटिस पे कवर हुई। तो उनके अगर आप पेज बनाने बैठ गए ना, तो 190 पेज बन जाएंगे। तो आपने ध्यान रखना है, इतना हमारे पास ना तो पेशेंस होती है ना इतनी मेमोरी पावर होती है। तो आपने क्या ध्यान रखना है कि सिर्फ नेबर वाले और जो पावर हाउसेज हैं, यूएसए हो गया, रशिया हो गया, फ्रांस हो गया, तो 8-10 पेज ऐसे आप डेडिकेटेड बायलेटरल के बना लोगे ना, उन्हीं में से क्वेश्चन आ जाता है। वैसे आपको ना एक्सपीरियंस से पता चल जाएगा, हर जगह सेम चीज होती है, वही बार बार एमओयू होते हैं। कौन सी, बाइलेटर में नेबरिंग, मैप पे नेबरिंग, और जो हैवी वेट्स हैं यूएसए, रशिया, फ्रांस। तो उसका ना इनके पेज जब आप लगाओगे, जैसे अभी आपके ना श्रीलंका का हमने कुछ वीक पहले करंट अफेयर में देखा था, आपके कच्चा तीवू आइलैंड चल रहा था, तो हमने देखा वो डिस्प्यूटेड सा हो गया था क्योंकि उसमें कोई पॉलिटिशियन का एंगल था। पर कभी कभी उसमें पॉजिटिव न्यूज भी आएगी टी को लेके या किसी चीज को एक्सपोर्ट को लेके। तो इसका मतलब क्या है, जब आपने पेज लगा रखा है ना, तो इरिटेंट्स और पॉजिटिव्स वो दोनों भरने लग जाएंगे। जब एक साल पूरा कंप्लीट होगा, आपका पूरा पेज भरा होगा और आपको पता होगा पॉजिटिव इनके कौन कौन से एरिया चल रहे हैं, इरिटेंट्स कौन से। तो इसका फिशरमैन का इशू हो सकता है ना, कोई एड का हो सकता है, वैसी चीज। तो इसकी वजह से आपने ध्यान रखना है कि ये वाला पेज ना काफी स्कोरिंग होता है, हर साल एक क्वेश्चन बाइलेटरल में से आता है, नेबरिंग कंट्रीज। तो इसका मतलब आप उसको काफी हद तक प्रोडिक्टेबल वे में वो कर सकते हो।
फिर इवेंट्स देखो इंटरनेशनल पेज पे भी होंगे, जैसे अभी हमने देखा वहां पे भी डिजास्टर हो रहे हैं, वहां पे भी कोई न्यू आपकी टेक्नोलॉजी होगी, हाइपर लूप का एक्टिवेट हो जाए, तो कहने का मतलब इवेंट्स को वहां पे भी नोट करें, उनके हरिकेन आते हैं, कोई डिजास्टर आता है, उसके नॉमेनक्लेचर आपके क्या है। और फिर ऑर्गेनाइजेशन इनमें एडिशनल टॉपिक होता है, कोई आईआर के ऑर्गेनाइजेशन का नेम आप बताओ। हाँ, जैसे यूएन की आती रहेगी, कभी डब्ल्यूएचओ कोविड के टाइम आपके चल रहा था, जैसे यूनिसेफ होगी, कई बार ना नोबेल प्राइज मिल जाता है ऑर्गेनाइजेशंस को। तो हमें जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड पेज पे देख रहे हैं, तो हमें ना पहले से क्लैरिटी होनी चाहिए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इंडिया मेंबर है या नहीं, ये फंक्शन क्या करते हैं। तो इसका मतलब धीरे धीरे ये पीसीएस में डायरेक्ट टॉपिक होता है ऑर्गेनाइजेशन वाला, इसमें भी थोड़ी क्लैरिटी चाहिए। तो हम अगर हर फोर्टनाइटली एक ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट ना 20 ऑर्गेनाइजेशन तो आपकी खुद के एफर्ट से प्रिपेयर हो जाएंगे। पर इनमें से क्वेश्चन आ जाते हैं आजकल ना, इस बार करंट अफेयर में आईआर के भी क्वेश्चंस काफी आए, तो उसमें से ऑर्गेनाइजेशन वाले काफी थे, बिम्स्टेक की डाल रखी थी, एससीओ की। इंडिया मेंबर है कि नहीं, उनकी कोर मैंडेट क्या है, कि इकोनॉमिक वाला ग्रुप है, सिक्योरिटी वाला ग्रुप है, पॉलिटिकल ग्रुप है, या फिर किसी आपके ऐसा स्ट्रेटेजिक ग्रुप है, किसी कंट्री को कॉर्नर कर रहा है, जैसे क्वाड होता है ना, कि चाइना के अगेंस्ट बना हुआ है ना, ऐसे हमने देखा ब्रिक्स हैं, वो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं। तो ये वाला फिर ना काफी स्कोरिंग टॉपिक होता है आपके आईआर। सिक्योरिटी इश्यूज कभी कभी एक्टिवेट होंगे जब भी कोई टेररिस्ट अटैक हो गया है ना, या फिर कोई साइबर अटैक हो गया, मैरीटाइम डिस्प्यूट हो गई, जैसे हमने कहा स्टेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हुई, एनर्जी सिक्योरिटी थ्रेट में आ गई कंट्रीज की। तो ये वाला टॉपिक आपने ध्यान रखना है, क्योंकि ये भी ना पेपर 3 में होता है, जब आपने देखा ना इकोनॉमी साइंस एंड टेक, उसके साथ सिक्योरिटी इश्यूज लिखा हुआ था। हाँ, तो इसका मतलब यहाँ पे पर हम थोड़ी एक्सटर्नल पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, कि मैरीटाइम सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, स्पेस सिक्योरिटी। चलो, तो ये आपका हो गया सेकंड। फिर इकोनॉमिक्स ना थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट होता है, इनके करंट अफेयर्स इमीडिएटली इतने एडवाइजेबल नहीं होते, क्योंकि अगर आप इसका बिजनेस करके अलग से पेज आता है, तो उसको जब आप रीड करो ना, थोड़ा टेक्निकल सा प्रेजेंट होगा, इसलिए इस वाले पेज को आपने थोड़ी पेशेंस रखनी है, कि वो इमीडिएटली समझ में नहीं आएगा जब तक आपका इकोनॉमिक्स मॉड्यूल ना हो, अनलेस कि आपने बी कॉम या इकोनॉमिक सब्जेक्ट +1 +2 या ग्रेजुएशन में रखा, तो आप में से था किसी का मॉड्यूल हो गया, फिर हाँ आप इसका फिर करंट अफेयर को ना शुरू कर सकते हो। तो इसमें जो की वर्ड आएंगे वो आपके हैं बजट, इकोनॉमिक सर्वे। हाँ, पर अल्टीमेटली जो बाकी वर्ड्स हैं वो हमें अभी से शुरू कर देने, ट्रेंड्स, स्कीम्स। हाँ हाँ, लेटेस्ट, इसलिए जिस साल आपने अपीयर होना है, जैसे मान लो आप नेक्स्ट ईयर के लिए अगर एम कर रहे हो, तो आपके नेक्स्ट ईयर वाला, अभी वाला नहीं करने के। हाँ, तो इसका मतलब आपको ध्यान रखना, किसी को डेट एग्जैक्ट पता हो कब इंडिया में ट्रेडिशनली बजट आता है, क्योंकि कुछ ईयर से हमने उसकी चेंज कर रखी है डेट। Feb 1, इसलिए Feb 1 को आपके आएगा, और इकोनॉमिक सर्वे ना उससे एक दिन पहले आता है, जो January 31। इसलिए ये दोनों ना आपको सबसे ज्यादा आउटपुट देते हैं, अगर आपने ये दो टॉपिक्स कर लिए, इकोनॉमिक्स से करंट अफेयर आपके ना कंट्रोल में आने लग जाते हैं, तो इसलिए जो भी चीज को वो ओवर ग्लोरीफाई कर। मेमोराइज में देखो एफर्ट लगेगा, थोड़ा सा डल सा टॉपिक है, पर वो है कि हमें ना स्कीम्स और नहीं नहीं, इसलिए नंबर्स पे ज्यादा नहीं घुमाते, वो आपसे बेसिक कंसेप्ट पूछेंगे, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, इन्फ्लेशन आपके क्या होता है, जिस चीज को वो ओवर एम्फेसाइज कर रहे हो, जैसे इंडिया किसी चीज में टॉप प्रोड्यूसर बन गया, तो उसको एग्जैजरेट कर रखा होगा कि देखो इस इनिशिएटिव की वजह से हम बने, तो वो हमें करना होता है। इसका मतलब ये आपको बस मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थोड़े से क्लियर होने चाहिए, अगर वो कुछ कंसर्न रेज कर रहे हैं, उस टर्म का क्या मीनिंग, इसका मतलब आपके ना इसका इकोनॉमिक्स। हाँ हाँ, बैकग्राउंड पता होनी चाहिए, एप्लीकेबिलिटी पार्ट आता है, फैक्चुअल पार्ट नहीं आता। वो तो आपके एलोकेशन, जैसे वो एक आपके चार्ट सा बना आ जाता है ना, कि रुपी का दिखा देते हैं कि 1 रुपी है, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, कि और कहाँ पे स्पेंड हो रहा है। तो इसलिए वो क्लैरिटी होनी चाहिए, कौन से सेक्टर पे हम कर रहे हैं, टैक्स कैसे कलेक्ट कर रहे हैं, कौन सा सेक्टर सबसे बॉयंट है, और कौन से वाला वो चल रहा है, डाउनफॉल पे चल रहा है। इसलिए मैक्रो ट्रेंड्स पता नहीं, डाटा देखने में इतना नहीं वो पूछेंगे आप, वो ठीक ही होता है जब भी स्टेटमेंट में डाल रखा हो। तो सिंपल टर्म्स में हम कह सकते हैं कि अल्टीमेटली ये दो टॉपिक्स ना हाईएस्ट डिविडेंड देंगे, इकोनॉमिक सर्वे मेंस में डिविडेंड देता है, बजट की प्रोबेबिलिटी होती है कि प्री में आपके लिए। ये आपकी क्या है कि इसमें ना आपके वो जो आप सेक्टर्स कहते हो, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, उनका डिटेल्स दे रखी है, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, एक्सटर्नल सेक्टर क्या है, इसके मेंस के डायरेक्ट टॉपिक्स लिखे होते हैं, तो इसमें पेशेंस से करना होता है। तो आप लगा सकते हो कि 7 से 10 दिन लग जाते हैं इसको राइट वे में करने, है ना। तो इसका मतलब ये थोड़ा सा वैसा टॉपिक है कि थोड़ा पेशेंस चाहिए, तभी हमने कहा कि ये इनके ना क्वालिटेटिव करंट अफेयर है, तो ये पर आपके एनुअली एक बार आने हैं, तो एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट ना मॉरल ड्यूटी होती है कि हमें इन दोनों चीजों को करना ही करना है, क्योंकि अगर आप इसको अवॉइड करोगे ना, जब रियल एडमिनिस्ट्रेशन में एंटर करोगे, पॉलिटिशियन आपको ही बोलेगा बताओ बजट की 3 हाईलाइट्स क्या है, 3 शॉर्टकमिंग क्या है, अगर अपोजिशन वाले वो शॉर्टकमिंग पे प्रेशर डालेंगे, अगर आप रूलिंग पार्टी में वो कहेंगे डिफेंड करो, कि ग्लोरीफाई करो कि इससे ज्यादा बेटर बजट आज तक नहीं आया, है ना। तो इसकी वजह से फिर आपने ध्यान रखना ये दो वर्ड।
ट्रेंड्स एक लाइट टॉपिक होगा, क्योंकि अभी के लिए जैसे आपका इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड नहीं है, तो हम ना डाटा को ब्रॉड वे में तो इंटरप्रेट कर सकते हैं ना। कोई रिपोर्ट आई, करें टॉप 3 नेशन इंडिया के एक्सपोर्टिंग वाले कौन से हैं, टॉप 3 नेशन जहां से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वो ट्रेंड्स को आप नोट कर सकते हो। जैसे मिल्क में अभी किस नंबर पे हैं, है ना, कौन सी कंट्री से हमने जीआई टैग आपके अभी रिसेंटली हमने किया, उस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर दिया। तो ट्रेंड्स वाले में आपको ना चीजें दिख जाया करेंगी, ज्यादा टेक्निकल नॉलेज हमें नहीं चाहिए। और स्कीम्स में आपके ना इकोनॉमिक स्कीम्स पे काफी क्वेश्चंस आते हैं। जैसे एक सिंपल सा कहें, एक स्टैंड अप इंडिया है, एक स्टार्टअप इंडिया है, तो दोनों के ना टारगेट ग्रुप्स अलग अलग हैं। ऐसे ही आप देखोगे एक स्कीम होती है उज्ज्वला, एक होती है उजाला, दोनों देखने में सेम सी लग रही है इन्वायरमेंट टाइप, पर दोनों का ना इकोनॉमिक डायमेंशन अलग है। थोड़ा कोई कर पा रहा हो क्या डिफरेंस है? ठीक है, और फिर दूसरा, हाँ जैसे उज्ज्वला क्या चीज है, जो एलपीजी सिलेंडर्स हम दे रहे हैं। उजाला क्या है, एलईडी बल्ब्स की हमने देखा था कि जो पुराने सीएफएल बल्ब है उनमें मरकरी वेपर्स होते थे, उससे मिनामाटा का रिस्क होता था। हाँ, तो इसकी वजह से आपने ध्यान रखना है कि ऐसी वाली स्कीम्स को ना, अब इसमें क्या है कि कई बार ना इंस्टीट्यूट्स एंड ऑफ द ईयर ऐसे डॉक्यूमेंट दे देते हैं, वहां पे क्या होता है एक साथ ही 150-200 स्कीम्स होती है, तो इतनी कोई ना मेमोराइज भी नहीं कर सकता। पर आप अपने लेवल पे हर वीक एक स्कीम कर रहे हो जिसपे गवर्नमेंट ने फोकस किया, जनधन योजना है, कभी स्टैंड अप है ना, तो वो धीरे धीरे आप देखोगे 50 स्कीम्स आपकी हो जाएंगी, तो वो 50 ही आपको रियल में इलेमिनेशन में हेल्प करेंगे। तो इसके लिए आपने मैक्रो स्कीम्स करनी होती है, ये नहीं कि कोई उड़ीसा की स्कीम करने बैठ गए हो, वेस्ट बंगाल की या पंजाब की, नेशनल वाली, और वो भी जो प्राइम मिनिस्टर के थ्रू लॉन्च हो रही है, या फिर जिनको वो ग्लोरीफाई कर रहे हो। जैसे नरेगा का हमने ना नाम चेंज किया, क्या हो गया है उसका? हाँ जी, राम जी, है ना, उसके आपके विकसित भारत ग्रामीण ऐसे उसको कर दिया, तो ये वही वाला टॉपिक है। तो इसलिए आपको स्कीम्स में बताना चाहिए मिनिस्ट्री कौन सी है, टारगेट ग्रुप कौन सा है, उनके अल्टीमेटली फीचर्स कौन से है ना। तो इस चीज को फिर हमने देखा इकोनॉमी। फिर फोर्थ पिलर आपकी ना साइंस एंड टेक होता है करंट अफेयर्स का। तो ये इस टाइम रिवॉर्डिंग चल रहा है, क्योंकि हमने देखा था इस बार का जो प्रीलिम्स हुआ उसमें रफली ना 18 क्वेश्चन साइंस एंड टेक से आ गए, और उन 18 को अगर आप देखोगे ना, उसमें से ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 2/3 क्वेश्चन करंट अफेयर के थे। इसलिए जिन्होंने वो करंट अफेयर्स कर रखे थे उनके तो मैनेज हो गए, पर अगर उन्होंने करंट अफेयर नहीं किए थे, जो स्टैटिक पे ही फोकस कर रखा था, फिर वो प्रॉब्लम में। और सारे के सारे ना मैक्रो करंट अफेयर आए, डीप ओशन मिशन, समुद्रयान, क्वांटम मिशन, आपके बायोटेक का, जेनरिक मेडिसिन, तो इसका मतलब जीन एडिटिंग टूल्स, इसका मतलब काफी हद तक ना वो मौका दे रहे थे कि जिसने भी सिंसियर वे में एक साल के मैक्रो करंट अफेयर्स किए हैं साइंस एंड टेक के, उनको रिवॉर्ड आपके मिलते। तो वैसे देखो हमने साइंस एंड टेक के ना अराउंड 15 कैटेगरीज बनाई होती हैं, पर अभी फॉर न्यूज़पेपर जो बिगिनर्स हैं उनके लिए एडवाइजेबल है कि आप फॉर अ स्टार्ट ना 5 से करो, डिफेंस, स्पेस, बायोटेक, मेडिसिन, आईटी, कंप्यूटर्स। ठीक है, ठीक है, तो अभी के लिए चाहे आपने वो स्टार्ट करना, पर जिनका साइंस एंड टेक हो गया उनसे तो वही डिजायरेबल है जो हमने सारी कैटेगरी लिखवाई थी, तो ओशैनिक रिसर्च से लेके मेडिसिन से लेके। तो डिफेंस के करंट अफेयर्स देखो कैसे आते हैं, उसमें ना आपके कई बार तो आएगी मिसाइल्स के नेम, जैसे कौन कौन सी होती है इंडिया की सबसे प्रीमियर मिसाइल्स। हाँ, तो उनकी ना टेस्ट फायरिंग होती रहेगी, कहेंगे हमने अग्नि प्राइम टेस्ट फायर की, अभी हमने ब्रह्मोस को आपके एक्सपोर्ट किया। जैसे कौन सी नेशन का करंट अफेयर पिछले वीक ही हमने किया था, वियतनाम, हमने देखा था वियतनाम था, उससे पहले इंडोनेशिया हुआ, पहले फिलीपींस हुई। तो इसका मतलब ये क्या चीज हो रही है कि करंट अफेयर में ना आपको दिख जाएगा कि कौन सी मिसाइल पे ओवर एम्फसिस चल रही है, और जिस मिसाइल पे ज्यादा ओवर एम्फसिस चल रही है ना उसी को प्री में डालते हैं। इसका मतलब ये काफी हद तक प्रिडिक्टेबल आपके क्वेश्चन होता है। सिमिलर वे में ना आपकी नेवल शिप्स आती हैं, उनका नाम आईएनएस से शुरू होता है, इंडियन नेवल शिप, विक्रांत हो गया। फिर हमने देखा था अभी आपके कलवरी वो चल रही थी, सबमरीन थी। हम आपके टाइम में भी रिसेंटली ना महेंद्रगिरी एक लॉन्च हुई है, तो इसका मतलब ऐसे ना प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कोई 75 17 है, तो शिप का पता होना चाहिए कहाँ पे बिल्ट हुई, उसका फंक्शन क्या है, मिसाइल्स कौन सी वो कैरी कर रही है। ऐसी फिर एयरक्राफ्ट की न्यूज आएगी। एयरक्राफ्ट में हमने देखा कि आपके कौन कौन से आपके मेजर हैं जो अभी रिसेंटली हमने अक्वायर किए हैं। चिनूक, अपाचे हेलीकॉप्टर है, वरना राफेल सबसे ज्यादा न्यूज में चल रहा है ना, तो इसका राफेल की अभी न्यूज आई। तो हमें बताओ जी कौन सी कंट्री का है, उसका नाम किसके ऊपर है, और किस जनरेशन का है। जैसे हमने देखा था वर्ल्ड में इस टाइम पे ना बेस्ट जनरेशन 5th चल रही है, जो अभी दो ही चीनी 3 कंट्रीज के पास थी, यूएसए, रशिया, चाइना। बाकी इंडिया के पास अभी 4.5 है, जैसे तेजस को हम 4.5 कहते हैं। तो ये वही वाला टॉपिक है कि डिफेंस में आपको मिलिट्री ड्रिल्स, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, इनके करंट अफेयर्स का। स्पेस में फिर से सबसे ज्यादा अचीवमेंट्स होती हैं आपको ना, अल्टीमेटली कोई भी रॉकेट जब सैटेलाइट लेके जा रहा है, उस सैटेलाइट की डिटेल्स पता होनी चाहिए कि वो नेविगेशन की है, कम्युनिकेशन की है, या अर्थ ऑब्जर्वेशन। फिर आपकी ना कि कहाँ से गई, आपकी वही श्रीहरिकोटा वर्ड आपको बार बार दिखे। और फिर ना आउटर प्लैनेटरी मिशंस को और ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है। जैसे अभी कौन कौन से पाइपलाइन में चल रहे हैं इंडिया के,
गगनयान, क्योंकि उसमें ना मैंड मिशन भेज रहे हैं 3 इंडिविजुअल्स को। चंद्रयान 4 और 5 आपके टाइम जाएगा। फिर शुक्रयान की प्लानिंग चल रही है। शुक्रयान किस प्लेनेट पे जाएगा? वीनस। वीनस को ये शुक्र कहते हैं। तो इसका मतलब आपके जो ऐसे करंट अफेयर्स, और इसमें ना थोड़े नासा के भी करने हैं कि वो कोई माइन करके ले आए एस्ट्रॉइड, रियूजेबल लॉन्च व्हीकल कर, जैसे भी ना इस वीक चाइना का होता है, चाइना ने रियूजेबल लॉन्च व्हीकल को नेक्स्ट लेवल पे डेमोन्स्ट्रेट किया है, तो इसलिए उनको हमें थोड़ा सा स्पेस में आपके कर। फिर बायोटेक और मेडिसिन में ना डिजीजेस पे इंपॉर्टेंस रहेगा। कोई डिजीज जो आप लग रहा है रिसेंटली आपने सुना हो या फॉलो किया हो? हाँ, इसका मतलब कोई आपके टाइम कभी हेंटा वायरस आ जाएगा, कभी स्वाइन फ्लू आ जाएगा, कभी एवियन फ्लू आ जाएगा, है ना। वरना ट्रेडिशनल डिजीजेस में तो ये टीबी, एड्स, हेपेटाइटिस ये आपके चलते ही रहते हैं आपके। तो गवर्नमेंट कोई डिजीज को इलिमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, कोई प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है, हाँ, तो उसको फिर हमें आपके ना नोट करना है। तो ये आपके ना पोटेंशियल क्वेश्चन होते हैं जिनको वो पूछते हैं। बाकी जीन एडिटिंग, आपके स्टेम सेल्स, क्लोनिंग और आपके जीएम क्रॉप्स, ऐसे टॉपिक्स को बायोटेक में हमें करना होता है। तो ये भी आप नहीं, इनके करंट आएंगे। जैसे आपके टाइम में कोई क्रॉप एक्टिवेट हो जाएगी, जीन एडिटिंग में कहेंगे मस्टर्ड जैसे हम कर रहे थे ना, वो करंट में दिखेगी आप। सर बेस्ट वाले कोई बना देंगे, कहेंगे डेवलपिंग वर्ल्ड को अडॉप्ट करनी चाहिए, तो हमें थोड़ा ओपिनियन बिल्ड करना चाहिए कि उस क्रॉप में कौन सी चीज का जीन डाला है, कंट्रोवर्सीज क्या है ना। तो इसका मतलब ये वो अलग बात है कि अभी अभी के लिए आपने साइंस एंड टेक इमीडिएट किया ना, तो अभी तो आपका ठीक है, पर अभी न्यू चीजें बनती रही, कोई जीनोम सीक्वेंस कर देंगे किसी क्रॉप का, वो करंट अफेयर उसका बन जाएगा। और आईटी कंप्यूटर्स में हमने देखा था कौन सी कंट्री अब लीड कर रही है? चाइना। जैसे हमने देखा था चाइना का भी सडनली आ गया था ना, पर उसके बाद यूएसए के थे, ओवरऑल यूएसए के काफी ज्यादा थे। और फिर हमने देखा था एक टॉपिक ना क्वांटम चल रहा था, उसमें क्यूबिट्स वर्ड चलता था, क्वांटम मिशन चल रहे थे। तो यही अभी के लिए आपने किया था ना, अभी तो आपका अपडेटेड है, पर 6 मंथ के बाद इस टॉपिक में भी अपडेशन आएंगी, कोई ना कोई रैंसमवेयर न्यूज में आ जाएगा, है ना, कोई ना कोई साइबर अटैक आ जाएगा। तो उन चीजों को हमें आईटी कंप्यूटर्स वाले पार्ट में आपके। फिर देखो इन्वायरमेंट के करंट अफेयर काफी सबसे इजी होते हैं और इनमें इतने हैवी वर्ड्स नहीं आते, इसमें की वर्ड बस 3 रहते हैं: बायोडाइवर्सिटी, पॉल्यूशन और ग्रीन इनिशिएटिव्स। ठीक है, तो ये 3 वर्ड्स पे फोकस करना होता है। तो जिनका इन्वायरमेंट हो चुका है ना, बायोडाइवर्सिटी कोई ज्यादा टेक्निकल टर्म नहीं, क्या चीज होती है बायोडाइवर्सिटी? हाँ, तो इसका मतलब ना जब आप न्यूज़पेपर को रीड करो, हर वीक कोई ना कोई स्पीशीज ना एक्सीडेंटली फोकस में रहती है, कभी पॉजिटिव रीजन से, कभी नेगेटिव। जैसे पिछली क्लास हमने जब करंट अफेयर की थी, वहां पे ना व्हाइट रम्प्ट वल्चर आ गई थी, वो गलती से वायर पे बच गई थी, उसकी डेथ हो गई थी। फिर हमने देखा था वो पेंगोलिन न्यूज में आ गया था, एक हिमालयन, कहते हैं इसको अलग से आपकी क्लासीफाई हमें आपके करना है। तो फिर हमने देखा था कई बार पॉजिटिव न्यूज भी आएगी कि लॉयन का काउंट कराया, टाइगर का कराया, वो स्टेबल हो गया है आपके, है ना। तो इसका मतलब कोई भी स्पीशीज चाहे प्लांट की हो, एनिमल की हो, वो न्यूज में चल रही है तो हमें पता हो जी मिल कहाँ पे रही है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इंडिया की एंडेमिक है या वर्ल्ड में कॉमन है, और थ्रेट परसेप्शन क्या है, कौन सा रीजन है जिससे उसका नंबर डिक्लाइन कर रहा है। कोई भी कर सकते हो। इसका वो मैगजीन तो एडिशनल पार्ट हो गया न्यूज़पेपर में, पर आपने जरूर फॉलो करना है कि जिसपे अगर उसकी इमेज बना के वो बहुत ओवर एम्फसिस कर रहे हैं, तो इसका वो स्पीशीज लाइकली पूछी जा सकती है। और ज्यादातर जो आपकी ना अनकन्वेंशनल स्पीशीज है, इसका मतलब ज्यादातर वो आपसे ना कोई आपके लॉयन टेल्ड मकाओ मंकी दिख गया नीलगिरी में, है ना। तो ऐसी सी जो अनकन्वेंशनल है, जैसे भी हमने देखा कि ना ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट चल रहा है, तो वहां पे जो स्पीशीज है वो पोटेंशियल है, इनको बोल देंगे, कहेंगे निकोबार मेगापोड क्या चीज है ना। लेदर बैक टर्टल क्या, लेदर बैक टर्टल हमने देखा इस टाइम पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट टर्टल है, 500-600 किलो का, उसका हैबिटेट वहीं पे है ना। तो इसका मतलब आपके जो ऐसे प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं ना, उनको हमें थोड़ा सा एनालाइज करके उस स्पीशीज को फिल्टर करना आना चाहिए। फिर पॉल्यूशन तो देखो काफी सिंप्लीफाइड सा टॉपिक है, जिसमें हमने देखा कि एयर से लेके वाटर से लेके सॉइल पॉल्यूशन, प्लास्टिक, ई वेस्ट, ये सारे के सारे टॉपिक्स एक्टिवेट रहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए गवर्नमेंट इनके लिए एक्शंस क्या ले रही है। आपकी जैसे आप देखो ना अभी 4 डस्टबिन शुरू हो गए हैं, इन्होंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स को अपडेट कर दिया। और फिर सिमिलर वे में हमने देखा कि कोई प्लास्टिक के लिए कन्वेंशन हो जाती है, या फिर हमने देखा एक ना सीओपीज होते रहते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यूएनएफ ट्रिपल सी के। तो वो जो भी नंबर चल रहा है उसका वेन्यू पता होना चाहिए, प्रेसिडेंट कौन सा है, वहां पे इनिशिएटिव्स क्या हुए, उन पे क्वेश्चन आना ही आना होता है। इसका मतलब काफी हद तक ना ये एक फिक्स सी कैटेगरी है जिसमें क्वेश्चंस वो आपके डाल रहे हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर पॉइंट ऑफ व्यू पोल्यूशन एसडीजी को वो डायरेक्टली लिंक कर रहे हैं।
और ग्रीन इनिशिएटिव्स क्या होंगे, जैसे हमने देखा अभी वो उजाला स्कीम थी, उज्ज्वला स्कीम थी, ओसोवॉग है। ओसोवॉग का मीनिंग क्या है, वन सन वन वर्ड वन ग्रिड। सोलर एनर्जी को ना इंडिया ग्लोबल लेवल पे 140 कंट्रीज को पिच कर रहा है, तो ऐसी चीज को हम ग्रीन इनिशिएटिव कहते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि आज का करंट अफेयर देखा, वो चल रहा है आपकी कि जींद में वो ग्रीन हाइड्रोजन, तो ग्रीन हाइड्रोजन आपके टॉपिक एक्टिवेट हो गए। जैसे मैं देखा ना, हमने पिंक हाइड्रोजन का भी रिसेंटली हमने वो किया था। तो ये वैसे से इनिशिएटिव्स को ग्रीन इनिशिएटिव्स में आपके रखा जाएगा। जो भी फ्रंट पेज की न्यूज आएंगी किसी इनिशिएटिव की, उसको ये आपके डायरेक्ट पूछ सकते हैं। जैसे इन्वायरमेंट वाले ना काफी वियर्ड से क्वेश्चन आजकल इनिशिएटिव्स के डाले, कई बार ऐसे इनिशिएटिव भी होते हैं जो सुने ही नहीं होते, उनको भी डालने लग गए, क्योंकि वो अनअटेम्प्टेबल क्वेश्चन होते हैं। पर वो है कि एक बार आप राइट एफर्ट डालोगे ना, कम से कम अटेम्प्टेबल वाले आपको दिखने लगे। इस बार भी इन्वायरमेंट के उन्होंने 2-3 इनिशिएटिव ऐसे डाले थे जो मीडिया में इतने पब्लिसाइज नहीं थे, और काफी ना डिटेल्ड वे में घुमा के स्टेटमेंट्स डाल रखी थी, माइनर सा चेंज ऑर्गेनाइजेशन का कर रखा था। तो वो ऐसे क्वेश्चन पे हमें केयरफुल होना है कि वो अगर मेमोरी स्कोप से बाहर हैं, फिर उनको अनअटेम्प्टेड छोड़ें तो ज्यादा बेटर। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। जो इनिशियल 5 हमने कैटेगरीज लिखी, ये मेन कैटेगरीज थी। इनके तो आपको करने ही करने हैं, चाहे आपका इंटरेस्ट है या नहीं। और इनको पेजेस 10-10 रजिस्टर के इनिशियली डिवाइड करते हैं, तो आप ये आपका फर्स्ट 50 पेजेस का रोड मैप क्लियर हो। फिर नेक्स्ट पे आप आओ, तो इन अब नेक्स्ट जो कैटेगरीज है ना 5, इनके लिए हमने 3-4 पेजेस ही छोड़ने उनके, और इनमें कोई डिटेल डिस्क्रिप्शंस नहीं होंगे। और वो है कि ये भी ना स्कोरिंग टॉपिक आपके बन जाता है। हाँ हाँ, नहीं ज्यादा भी आ सकती है। इनिशियली जैसे आप प्रिपरेशन शुरू करोगे ना, तो आपको बहुत हर पर्सनैलिटी का नाम नहीं पता होगा, पर जैसे आपकी 6 मंथ हो जाते हैं, फिर हमें ना वही सेम पर्सन दिखते रहते हैं, फिर वो पर्सनैलिटी महीने में एक आधी दिखेगी। वरना अभी के लिए तो ना, जब आप न्यू स्टार्ट कर रहे हो, तो पर्सनैलिटीज आपको दिखेंगी। इसमें ना इंडियन ओरिजिन के पर्सन जो टॉप लीडरशिप पे हैं, उनको ही पूछ होते हैं। कहीं पर किसी की डेथ होगी, उनका पूरा दिखा गया ओबीचरी कि ये इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन थी, ये इस फील्ड में वो थे, तो वो फिर हमें एज अ पर्सनैलिटी ना आपकी वो नोट करनी। तो देखो इसमें ना 6 नंबर पे जो कैटेगरी है, काफी इजी कैटेगरी है, प्लेसेस इन न्यूज। तो ये आपकी ना आपके फेवर में रहती है, क्योंकि आपके इनिशियली तो क्या होगा, कुछ प्लेसेस आपको लगेंगी हमने इनको ज्यादा सुन नहीं रखा, पर लॉन्ग रन में आप देखोगे वो प्लेसेस ना फेमिलियर होने लग जाती हैं। ये टिपिकली ज्योग्राफी का आप कह सकते हो करंट अफेयर है, जो आर्ट एंड कल्चर या हिस्ट्री के साथ भी कई बार एसोसिएट आपके होते हैं। जैसे आप देखो ना, इस टाइम पे कुछ वॉर्स चल रहे होते हैं, कोई वाटर बॉडीज न्यूज में होती हैं, वो प्लेसेस इन न्यूज हो जाती है। तो जब आपके कोई वर्ल्ड हेरिटेज साइट में न्यू प्लेस सेलेक्ट होती है, तो वो प्लेस इन न्यूज हो जाएगी। इसमें आपको बस लिखना क्या है, वो प्लेस है कहाँ पे, किस टेरिटरी में है, कि रीजन क्या था, कि पॉजिटिव था नेगेटिव था। जैसे एपी सेंटर बन गया किसी का, आपके उसका अर्थक्वेक का, तो वो आपकी प्लेस इन न्यूज हो जाएगी, है ना। कोई टेरिटरी अनेक्स होगी, आपकी कोई न्यू कंट्री बन गई, उसकी कैपिटल न्यू बन गई, तो वो अल्टीमेटली प्लेस इन न्यूज हो जाएगी। जैसे भी आपने देखा था इंडिया में ना, आपके 2 या 3, इसका मतलब वो है जगह। जैसे मान लो अब आपके ना ढोलावीरा थी, उस मान लो सिलेक्ट होगी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, तो आपने बस क्या लिखा कि गुजरात में साइट है, उसके फीचर 1-2 लिख दिए, वाई इन न्यू सिलेक्टेड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और फिर आपने लिख दिया कि वो आपके और कौन सी इंडिया में साइट्स है। जो भी डाटा उसमें एक्स्ट्रा थोड़ा सा उसके कॉन्टेक्स्ट में आवे, क्योंकि यूनिकनेस क्या है ना। जैसे आपके टाइम कोई माउंट मेरापी न्यूज में आ गया, तो है कहाँ पे, क्या सिग्निफिकेंस है, किस टाइप का वॉल्केनो है ना। तो इसलिए मतलब ये वाले टॉपिक में ना ज्यादा स्टोरीज नहीं बनानी है, मैक्सिमम 3-4 पॉइंट्स करके उस टॉपिक को करना है। जैसे अब आपका G20 का समिट चल रहा है, ब्रिक्स का चल रहा है ना, एससीओ का चल रहा है, वो प्लेस इन न्यूज होगी। तो कई बार उनके नाम इजी भी होंगे, पेरिस है, न्यूयॉर्क, फिर तो नोट करने की जरूरत नहीं है। तो कोई अलग सा नाम आ रहा है, ट्रॉम्सो आ रहा है ना, आपके किरुन्ना आ रहा है, तो ऐसे वर्ड कभी सुने नहीं होते, तो बेटर है उनको हम नोट आपके करें। तो इसकी वजह से फिर ये वाला टॉपिक प्लेसेस इन न्यूज होता है। हाँ हाँ, वो इवेंट्स में भी, जैसे नेशनल में इवेंट्स हम कर रहे थे ना, वहां पे इवेंट्स में डिजास्टर भी आ गए थे, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट ना अपने आप में पेपर 3 का एक माइनर टॉपिक है। फिर हमने देखा पर्सनैलिटीज इन न्यूज, तो इसमें हमने किसको फोकस करना है, कोई आर्ट एंड कल्चर के माइस्ट्रोज हैं, इनको पद्म विभूषण मिला हो, भारत रत्न मिला हो, जब उनकी डेथ हो जाए तो उनका आ जाता है कि किस फील्ड से रिलेटेड है, किस घराने को रिलेटेड है। या फिर कोई इंडियन ओरिजिन का पर्सन आपके ना कोई कैरेबियन आइलैंड में लीड कर रहा है पोजीशन को, प्रेसिडेंट बन गया है, प्राइम मिनिस्टर, तो वो ग्लोरिफिकेशन वाला टॉपिक एक्टिवेट हो जाता है।
है ना। या फिर हमने देखा कि अब इस टाइम पे कोई इंडियन पर्सन को नोबेल प्राइज मिल जाता है, तो वो पर्सनैलिटी न्यूज होगी। जैसे भी अब आपकी कॉमनवेल्थ गेम शुरू होंगी, तो वहां पे जो भी पर्सन इनिशियल गोल्ड मेडल्स लाएंगे अगर वो कम हुए, तो वो स्पोर्ट्स का क्वेश्चन बन जाएगा कि कौन सा पर्सन किस फील्ड से है ना। नीरज चोपड़ा जैवलिन करके, रेसलिंग के 2-3 दिखा देंगे और वैसी चीज। तो इसका मतलब ये वाला टॉपिक ना एक इजी टॉपिक है। वो अलग बात है, यूपीएससी ना पर्सनैलिटीज को ज्यादा नहीं पूछ रहा, वो उसकी पोजीशन को पूछेगा। जैसे मान लो स्टेट वाले क्या करेंगे, कहेंगे बताओ कैग कौन है, जबकि यूपीएससी करेगा कैग के फंक्शन पूछने लग जाएगा। तो इस टॉपिक से आपको इनडायरेक्ट मिलेगी कि हाँ ये पोजीशन न्यूज में चल रही थी, तो उसका स्टैटिक टॉपिक कम से कम हम कर लें। जैसे आरबीआई गवर्नर न्यूज में चल रहा है, तो आरबीआई गवर्नर के फंक्शंस को आपने एनालाइज वो कर। फिर प्रोग्राम स्कीम्स में आपको ध्यान रखना है कि आपने शॉर्ट से टेबल बना के ना उनको समराइज कर लेना। तो ये प्रोग्राम स्कीम ना इकोनॉमिक से थोड़ी वाइड है कि पहले आपने उनका नेम लिखा, फिर आपके कि कौन सी मिनिस्ट्री है, फिर अल्टीमेटली उनका टारगेट एरिया क्या चल रहा है, और फिर फाइनल आप ना कोई हाइलाइट्स लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब कि नेम ऑफ स्कीम, जैसे मान लो आपके आ गया कि उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लिखा, फिर आपने लिखा मिनिस्ट्री कौन सी है जो उसको ओवरसी कर रही है, फिर उनका टारगेट क्या है कि हमें एजुकेट करना है, लिटरेसी रेट बढ़ाना है ना, वुमेन एम्पावर आपके करना है, और हाईलाइट में कहाँ से शुरू हुई, क्योंकि हरियाणा में शायद पानीपत या किसी ऐसे डिस्ट्रिक्ट से वो शुरू हुई थी। तो इसका मतलब हाईलाइट में क्या होगा कि जब वो चीज शुरू हो रही है उसको थोड़ा सा हमने ग्लोरीफाई आपके करते हैं। तो इससे क्या होगा, एक टेबुलर फॉर्म में ना आपको आइडिया इन वाले क्वेश्चन में कैच वो क्या करते हैं, मिनिस्ट्रीज इंटरचेंज कर देते हैं। जैसे सिंपल सा हम कहें कि नेशनल सोलर मिशन है, लाइकली कौन सी मिनिस्ट्री कर रही होगी, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, रीन्यूएबल एनर्जी या पावर। रीन्यूएबल एनर्जी। इसका मतलब ना ये आपके नेशनल जो सोलर, ये असली में कुछ साल पहले क्वेश्चन आया था, तो इसलिए जब भी आपसे पूछे ना कि सोलर एनर्जी, बायोफ्यूल हो गया, ये E20 ऐसी चीजें चल रही हैं, सब किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी। तो इससे हमें ना वो क्लैरिटी थोड़ी सी मिल जाती है। फिर देखो आपकी ना रिपोर्ट्स रैंकिंग भी एक आपके इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक होते हैं। इसमें फिर से आपका डिजायरेबल रहेगा कि कुछ की वर्ड्स पे आपने फोकस करना होता है। पहला तो आपके आ जाएगा टॉप 3 परफॉर्मर्स। जब भी कोई रिपोर्ट रैंकिंग आए हमें ना टॉपर्स पता होने चाहिए, प्रेफरेबली फर्स्ट 3। ये नहीं कि 7-8 की वो पेज से भी दे रखा है, क्योंकि फिर इतने ना मेमोराइज नहीं होती। तो इसलिए आपने देखा ज्यादातर कौन सी कंट्रीज टॉप 3 होती हैं ज्यादातर रैंकिंग, मान लो हम कहें पावर्टी इंडेक्स है, हंगर इंडेक्स है, वेल्थ है, हैप्पीनेस है। हाँ, इसमें काफी हद तक ना जब 5-6 रिपोर्ट्स देखोगे आपको ना पहले तो इनिशियल थोड़ा टफ सा लगेगा कि रैंडम सी कंट्रीज के नाम आ रहे हैं, पर आप ओवर जब एनालाइज करोगे तो पता चलेगा कि घूम फिर के ना बार बार जो टॉप परफॉर्मर्स हैं वो स्कैंडिनेवियन को देते हैं। वही स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, बीच में कभी कभी आपको आइसलैंड दिख जाएगी या फिर न्यूजीलैंड आपके दिख जाएगी। तो यही गिनी चुनी कंट्री शफल होती रहती है, और कईयों में तो रैंकिंग इतनी स्टेबल चल रही है, वो नॉर्वे कोई कहेंगे पिछले 6 साल से यही टॉप कर रही है, स्वीडन ही कर रही है। तो आपको ना ट्रेंड पता चल जाता है कि ये वाली रैंकिंग में तो यही कंट्री डोमिनेट करती है। फिर आपको इसमें सेकंड पे नोट करना होता है कि जो लैगर्ड्स कौन चल रहे हैं। तो बॉटम 2, बॉटम का 3 करने की जरूरत नहीं है, बस बॉटम के लास्ट 2। इनमें हर बार आपको ना नॉर्थ कोरिया, अफगानिस्तान या अफ्रीका की वही सोमालिया, इथोपिया वैसी कंट्रीज दिखेंगी। तो इसका मतलब ये वाले में आपकी थोड़ा सा बायसनेस भी आपके होता है, पर ये हमें क्यों चाहिए कि जब हम कंपेयर कर रहे हो इंडिया को ना, हम कह सकते हैं इनसे तो देखो हम काफी आपके आगे। तो उस एंगल से कंपैरेटिव सेंस में ऐसे उससे में भी रोल प्ले करता है। फिर आपके आता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है जो ये रैंकिंग बना रही है, क्योंकि इनके ना फैक्चुअल क्वेश्चन वो बार बार डालते रहते हैं। कहेंगे कि ये यूनिसेफ की है, वर्ल्ड बैंक की है, आईएमएफ की है, कोई आपके ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, कहेंगे किसका है, जैसे करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आता है ना, वहां पे एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन दिखती है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। थोड़ा सा देख लेना है कि एनजीओ है, कोई फॉर्मल ग्रुप आपके कर रहा है। वैसे यूएन वाले जो बैक ग्रुप्स होंगे या फिर मॉनिटरी वाले, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, उनकी सैंक्शन थोड़ी ज्यादा होती है। हाँ हाँ हाँ, पता होना चाहिए। इसका मतलब वो उस ग्रुप के बारे में ना कि वो ग्रुप है क्या। तो इसलिए यूएनडीपी लिखा होगा, कभी यूनेस्को लिखा होगा, उन्हीं को वो चेंज करते हैं। और ये आपके ना हमें अगर ध्यान से देखिए ये थोड़ा स्कोरिंग टॉपिक है, क्योंकि एक महीने में मुश्किल से ना 2 ऐसी रैंकिंग आएंगी। तो पूरे साल में आपने 20 के राउंड कर ली, उन्हीं में से क्वेश्चन आ जाता है। वरना कई टॉपिक अनएंडिंग है, जैसे अब ये करने को पर्सनैलिटी हर रोज आप न्यूज़पेपर देखो, प्राइम मिनिस्टर से लेके चीफ मिनिस्टर। हाँ, तो ये तो फिर बहुत ज्यादा आपके बन जाएंगे ना, करने को अनएंडिंग भी बन सकती है अगर आप हर पर्सन के बारे में लिखने बैठ गए, है ना। पर अल्टीमेटली ये क्वालिटेटिव सा टॉपिक बना। और फिर आपने इसमें नोट करना होता है इंडियाज परफॉर्मेंस।
तो ये मैटर करती है इंडिया को ना, जहां तक वो मिडल से में रखते हैं मैक्सिमम रैंकिंग्स में। उसमें क्या देखने को मिलेगा कि 110 टू 130 वाला ब्रैकेट है अगर 180 कंट्रीज कर रहे हैं। अगर वो कंट्रीज 140 कर रहे हैं, फिर हम 70 से 90 के बीच में आपके दिखते हैं। कोई कोई रैंकिंग होती है जहां पे इंडिया टॉप 20 में दिखेगा। तो जिनमें हमारी रैंकिंग अच्छी चल रही है उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जिसमें हमको बिल्कुल लास्ट रैंक दे रहे हैं ना, उसको कभी यूपीएससी डालता नहीं है। हाँ हाँ, नहीं इम्प्रूवमेंट को आपकी जब इम्प्रूवमेंट हो रही है ना, फिर उसको आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। मान लो आपने 10 प्लेसेस जंप किया, जैसे असली में एक ना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता था वर्ल्ड बैंक का, उसमें इंडिया ना एक टाइम पे 140 पे था, 110 हुआ। जब तक वो चल रही थी रैंकिंग ना, हम ऑलमोस्ट आपके टॉप 70-60 में पहुंच गए थे। तो इसका मतलब पर वो कुछ डाटा की मैनिपुलेशन और उसका इशू हुआ, फिर वो रैंकिंग रुक गई। पर कहने का मतलब क्या है कि ऐसी रैंकिंग जहां पे इंडिया जंप कर रहा है या पॉजिटिव लाइट में दिख रहा है ना, उनको थोड़ा ज्यादा डाल लेंगे एज कम्पेयर टू कोई सुपर कॉन्ट्रोवर्सी। जैसे एक इंडेक्स होता है इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस, वो 180 कंट्री को रैंक करते हैं, इंडिया को 180 रैंक दे देते हैं लास्ट ही। तो इसका मतलब इंडिया इतनी सारी इनिशिएटिव लॉन्च करता है, इतनी सारी वो चीजें कर रहा है, वो कहते हैं आप इसका बायस ही हो। तो ऐसी एक और इन्वायरमेंट का इंडेक्स है, उसमें इंडिया को ना वो 6-7 भी दे देते हैं, पहली 3 पोजीशन खाली रखते हैं, तो वहां पे इंडिया की रेपुटेशन बढ़ जाती है। इसका मतलब वो बायोडाइवर्सिटी का होता है कि बायोडाइवर्सिटी में असली में इंडिया ने बहुत सारा एरिया अभी तक रखा हुआ है फॉरेस्ट का, है ना। पॉल्यूशन का अगर इंडेक्स देखें तो असली में एयर क्वालिटी खराब है। जैसे आपकी एक रैंकिंग आती है डब्ल्यूएचओ की, उसमें जब भी वो टॉप 15 सिटीज वर्स्ट पोल्यूटेड करते हैं, इंडिया की 10-12 निकल आती है। एक साल तो ऐसी भी रैंकिंग आई थी, बस ईरान की एक सिटी थी जैबोल करके जो पोल्यूटेड थी, बाकी सारी इंडिया की दिख रही थी, है ना। तो इसका मतलब ये वैसा टॉपिक है कि थोड़ा सा ना आपके ऑब्जेक्टिव तो नहीं होता, पर वो डाल देते हैं एक फैक्चुअल क्वेश्चन। इसलिए उसमें जहां तक डाल पर किसका रहे हैं, यूएन का, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इन्हीं का बस वो ना नाम चेंज कर देते हैं, तो मेमोरी टेस्ट हो जाता है। तो ये आपने जब खुद अपनी हैंड राइटिंग में लिखा होगा ना, पॉसिबिलिटी बनेगी कि शायद हम रिकलेक्ट करें। और फिर आपके ना उसमें फाइनल पार्ट आता है इंडिकेटर। ये काफी हद तक आपका कई बार स्टैटिक पार्ट में कवर हो जाएगा, जैसे वो कहेंगे मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स है, कौन से पैरामीटर्स पे बेस्ड होता है ना। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, वो कौन से क्राइटेरिया पे होता है। तो वैसे जब आप इकोनॉमिक्स कर रहे होते हो ना, वहां पे ऐसा डाटा आ जाता है कि वो इंडेक्स किन फैक्टर्स पे करता है। जैसे इस बार भी उन्होंने मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स का कुछ डाल रखा था क्राइटेरिया। इंडिकेटर की किस बेसिस पे वो रैंकिंग बनी, कि आप कहेंगे ना कि इकोनॉमिक वेल्थ कितनी, आपके चाइल्ड बर्थ की डेथ हो रही है, 40 से पहले कितने लोगों की डेथ हो जाती है। तो पावर्टी में ऐसे वो इंडिकेटर्स बनाए होते हैं 3-4। वो इंडिकेटर्स थोड़े से क्लियर होने चाहिए ना कि वो किस बेसिस पे बन रहे हैं। मान लो वेल्थ का इंडेक्स बन रहा है, तो वेल्थ के क्या क्राइटेरिया, हैप्पीनेस का बन रहा है, तो हैप्पीनेस को कैसे उन्होंने ब्रॉड वे में डिफाइन आपके किया, है ना। तो इसका मतलब ये वाला टॉपिक ना थोड़ा स्कोरिंग टॉपिक बन जाएगा और ये आपको डिविडेंड दे देगा। फिर आपके देखो आता है अवार्ड्स। तो अवार्ड्स में भी ना आपके वैसे तो हर साल कोई ना कोई अवार्ड वैसे भी चल रहे होते हैं डेली बेसिस पे, पर हमें थोड़े ना क्वालिटेटिव से अवार्ड करने होते हैं। कोई थोड़ा समझ पा रहा हो कौन से अवार्ड्स को हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट। हाँ, इसमें जो सबसे मेन वर्ड है वो नोबेल प्राइज वाला है। इनका फिक्स्ड है कि क्वेश्चन आना ही आना है। वो अलग बात है, इस साल जो आया ना सबसे वियर्ड क्वेश्चन उन्होंने डाल दिया था। एक पर्सन है वो बॉर्न, इसको हुआ, फिर वो यहाँ पे पढ़ा रहा था, तो वो वियर्ड क्वेश्चन हो गया मिस्टर एक्स वाला। पर वैसे आपने जाना कि जब भी यूपीएससी डालता था ना, ये उस अचीवमेंट को डालता था। मान लो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन में जिस टॉपिक को मिला, क्वांटम को मिला, हेपेटाइटिस बी को मिला, या फिर कोई आपके इमर्जिंग से आईटी सेक्टर को मिला, उसको ये आपकी डिटेल में पूछ लेते थे। पर अब इस बार उन्होंने क्या किया, वो पर्सन वाली एंगल पे जाके, स्टेट वाले तो पर्सन पूछते हैं, स्टेट वाले कैसे डालते हैं, किस पर्सन को मिला, 3 नाम लिख देते हैं और उनको ना कंट्री और वो शिफ्ट शिफ्ट सा करने बैठ जाते हैं। यूपीएससी हमेशा ना मेन चीज को पूछता है कि वो टेक्नोलॉजी क्या चल रही है। तो इसकी वजह से ये एक मैंडेटरी टॉपिक होता है। वरना इंडिया में हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है, नहीं जैसे कि ना भारत रत्न, वो कभी कभी मिलेगा। इसलिए जिस साल भारत रत्न मिलेगा ना, ये टॉपिक अवार्ड्स वाला एक्टिवेट हो जाएगा। वरना पद्मश्री तो ना हर साल ही 30-40 बंदों को ही दे देते हैं। मेन बस आपको ना इसलिए पद्म विभूषण या भूषण करना होता है, वो सिलेक्टेड से होते हैं। तो इसलिए उस एंगल को आपने देखना। और आजकल ना थोड़ी आर्मी वाले भी डालने लग गए हैं, क्योंकि अब आपकी ना रिसेंटली कई मूवीज बनी है परमवीर चक्र अवार्ड इसके ऊपर। जैसे कभी 21 बन रही थी, कभी वो शेरशाह बन रही थी। तो इसलिए उनको लग रहा है कि मिलिट्री के भी ना गैलेंट्री या वो हायरार्की हमें थोड़ी सी क्लियर होनी चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा टिल्ट देखने को मिल रहा है कि सिक्योरिटी और डिफेंस एंगल से ना वो अवार्ड्स को अब थोड़ा मिलिट्री डायमेंशन में भी लेके जा रहे हैं। और उसके अलावा ना कुछ आपके लिटरेचर अवार्ड्स होते हैं, सरस्वती सम्मान, जनीपथ अवार्ड, तो उनको भी थोड़ा सा करना होता है, क्योंकि जो आर्ट एंड कल्चर मिनिस्ट्री के आपके रिवॉर्ड्स हैं, उनको ये ग्लोरीफाई आपके कर रहे हो, है ना। इसका मतलब आपको इसमें बस आपके क्या नहीं करने, जैसे वो फिल्म फेयर अवार्ड हो गए, वैसी चीजें। वो अलग बात है कि हाँ कोई ऑस्कर में इंडियन एंट्री पहुंच जाती है, फिर उसको वो पूछ सकते हैं, कोई गोल्डन ग्लोब में अगर पहुंच जाए, है ना। तो एक आदि इंडियन एंगल से बना, वो फॉरेन के इतने ज्यादा नहीं आपके पूछने लगे।
तो अवार्ड्स में भी ना ये मेमोरी वाला टॉपिक होता है, और वो ये कि आप देखोगे इसमें भी ना एक साल में 10-12 क्वालिटेटिव अवार्ड्स बनेंगे अगर हम राइट वे में करें। तो उनको अगर आपने अपने कंट्रोल में रख दिया, एक वो फैक्चुअल क्वेश्चन की मॉरल एज सी बन जाएगी। तो ये वाले टॉपिक्स ना थोड़े स्कोरिंग टॉपिक है कम एफर्ट से, वरना पिछले टॉपिक्स में तो बहुत ज्यादा एफर्ट लगेगा और चांस तब भी रहेगा कि आपके टॉपिक से आए या ना आए, पर यहाँ पे आपकी हिट मिस रेशो आपके फेवर में हो जाती है। फिर अब आओ फाइनल कैटेगरीज पे। इनको एक बार नोट कर लो, समिट्स और कन्वेंशन, स्टेट जीके, स्पोर्ट्स जीके, मिसलेनियस, एडिटोरियल। हाँ, इसको भी फाइनल स्टेप पे तभी रखा है। देखो अब इसमें हमने देखा कि ना समिट्स और कन्वेंशन, वैसे तो ये आईआर वाला पार्ट था ना, वहां पे भी इवेंट्स में आप इसको थोड़ा बहुत नोट करोगे, इसका वेन्यू को हो सकता है आपने प्लेसेस में भी नोट किया हो, पर प्रेफरेबल है कि यहाँ पे जब आपने इसको अलग से कैटेगरी बनाया है तो यहाँ पे एक ना चार्ट आपने या टेबल बना लेना है, जिसमें मल्टीपल आपने कैटेगरीज को वो एक बार बाइफरकेट सा कर देना। इससे क्या होता है कि आपके ना समराइज हो जाते हैं कि विद इन 2 पेजेस में एक साल के जितने भी मेजर समिट्स कन्वेंशन हुए उनको हम राइट में डेसिफर कर पाए, क्योंकि अभी वरना वो मिक्स से जब होंगे ना आपको कंफ्यूजन होगी कि हमें पेरिस भी कहीं पे वेन्यू देखा था, ये फिर से किसी और चीज का भी बना था। तो इसका मतलब यहाँ पे आप क्या करोगे, फर्स्ट में पहले उसका आप नेम लिख दोगे कि नेम ऑफ समिट या कन्वेंशन, मान लो कि ये ब्रिक्स है, G20 है, SCO है, सार्क है ना। फिर आपने लिखा सेकंड नंबर पे उसका वेन्यू क्या था, तो इससे क्या हो गया, वो आईआर एंगल से वो प्लेसेस वाला टॉपिक ना एक ही सिंगल फ्लो में समराइज हो गया कि इंडिया ने कौन कौन से समिट होस्ट किए, आपके इस टाइम पे यूएसए के मेजर समिट्स कौन से थे, यूरोप वालों के कौन से थे, है ना। फिर आपके इसमें आएगा लोगो या फिर ना मैस्कॉट। तो कई टॉपिक्स में ना लोगो और मैस्कॉट वर्ड एक्टिवेट हो जाता है, किसी को थोड़ा डिफरेंस पता हो लोगो और मैस्कॉट में क्या डिफरेंस होता है। हाँ, जैसे सिंपल टर्म्स में कहें, जैसे अभी आपको शायद यहाँ पे दिख रहा है कोई लोगो लगा हुआ है इसमें। हाँ, तो ये क्या है, सीसीएस आपके सिविल सर्विस गुरुकुल का ये लोगो है आपके। तो ऐसी चीज को अल्टीमेटली हमने देखा कि आपके हर एक का अलग होता है, सिंपल टर्म में कहीं आपके ओलंपिक्स होते हैं वो कई बार ना ऐसे 5 रिंग्स बना देते हैं, तो कोई समझ पाया, और फिर नीचे लिखा होता है सिटीएस, एलटीएस, फोर्टीएस, ये आपके उनके लोकल वर्ड्स में ऐसे लिखा होता है। इसका मतलब क्या होता है, हायर फास्टर स्ट्रॉन्गर, कि हमें करनी है। और 5 रिंग्स क्यों बनाते हैं वो, 5 पिलर्स कौन से हैं, 5 पिलर्स, स्ट्रेंथ नहीं, क्योंकि इसमें ना आप देखोगे कलर भी उनके अलग अलग से ऐसे चल रहे होते हैं, तो ये आपके क्या रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, कॉन्टिनेंट्स को। पर फिर ज्योग्राफी वाले कहेंगे हम तो कुछ और ही कराते हैं, कॉन्टिनेंट्स कितने होते हैं, कॉन्टिनेंट 7, ये रिंग्स 5 है, तो ये समझ पाए 5 क्यों है, अंटार्कटिका कोई खेल नहीं रहेगा। और फिर एक कौन सा गायब कर दिया, और अमेरिका को एक कर दिया, वो कहते हैं अमेरिका एक ही है, कि नॉर्थ साउथ को ना सिंगल अमेरिका उन्होंने कर दिया, फिर वो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। जिसका मतलब क्या हो गया कि कई बार ना लोगों में कुछ ऐसे डीप सी चीजें चल रही होती हैं। तो इसका मतलब जैसे इंडिया ने ना अभी कुछ टाइम पहले G20 होस्ट किया, तो उसमें फिर आपने देखा कि अर्थ को बना के और फिर उसमें कंट्रोवर्सी होगी, नीचे कुछ एक वर्ड संस्कृत में लिख दिए थे, तो उससे क्या इशू बना था, पहला इशू तो क्या बना, वो कहते हैं इंटरनेशनल G20 होस्ट करो, 20 इकॉनमी का, आपने बीजेपी का सिंबल क्यों टॉप पे लगा दिया। फिर उन्होंने क्या डिफेंड किया होगा, कहते हैं बीजेपी का सिंबल लोटस है, वो कहते हैं लोटस का मतलब क्या है कि नेशनल फ्लावर हमने लगाया ना, कि इंडिया होस्ट करे तो हमने नेशनल फ्लावर दिखाया, आपको पता नहीं क्यों सिंबल दिख रहा है। फिर नीचे उन्होंने लिख दिया वासुदेव कुटुंबकम से चाइना इरिटेट हो गया, कहते हैं
हाँ, क्या होता है वो वासुदेव कुटुंबकम? वन अर्थ वन फैमिली ना, वो कहते हैं ये संस्कृत में क्यों लिख दिया, वो कहते हैं ये तो ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है G20 या UN वाली। तो इंडिया ने कहा कि इंग्लिश में भी तो लिखा हुआ है, जिसको नहीं समझ में आ रहा हो इंग्लिश में पढ़ ले, वन अर्थ वन फैमिली। तो कहने का मतलब क्या है कि कहीं पर ना लोगों पे इशू बनने लग जाएगा। वही आप जब चीज को डिपिक्ट कर रहे हो या फिर कहीं पर ना सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है। मैस्कॉट क्या होता है कि जब ऐसे इवेंट्स हो रहे होते हैं, ओलंपिक या फीफा फुफा वर्ल्ड कप, कई बार देखो ना कार्टून सा घूम रहा होता है एक बंदा, वो आपके एनिमल सा होता है, उसको ग्लोरीफाई सा कर रहे होते हैं। तो वो मैस्कॉट क्या होता है, बच्चे उसके साथ सेल्फी सुल्फी सी आपके ले रहे होते हैं। तो मैस्कॉट में जो स्पीशीज है, कई बार उसको भी वो क्वेश्चन डालते हैं। जैसे इनिशियली जब यहाँ पे योगा डे शुरू हुए थे ना, चंडीगढ़ सेकंड या थर्ड नंबर पे वेन्यू बना था, तो उन्होंने फिर चंडीगढ़ का स्टेट एनिमल मोंगूज मैस्कॉट बना दिया, है ना। तो ऐसे ही आपने कई बार आपके ये खेलो इंडिया गेम्स होती हैं, जैसे हरियाणा ने होस्ट किया, उन्हें धाकड़ बना दिया। धाकड़ क्या था? काऊ, क्योंकि काऊ ही सबसे ज्यादा चल। नहीं, ये आपके क्या है कि उनका भी ऐसे होते हैं ना, इसका मतलब हाँ, उनके भी कई बार कई किसी 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 में, हर एक में नहीं आप। और फिर आपने ध्यान रखना कि हर एक के कई बार स्टैंडर्ड होते हैं, UN कई बार वो ऐसे बना रखा होता है ना, रेड क्रॉस सब। फिर आपने ध्यान रखना है, नेक्स्ट एंगल आएगा कि इंडिया का उसमें स्टैंडिंग क्या है उस ग्रुपिंग। तो इंडिया कई ग्रुपिंग्स में देखो परमानेंट मेंबर होगा, कईयों में हम क्या होंगे, आपके ऑब्जर्वर, और कईयों में अभी नहीं बन पाए होंगे। जैसे हमने एक टॉपिक करते वो आपके वो चल रहा था NSG, तो NSG में इंडिया का स्टेटस क्या था न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में? ऑब्जर्वर भी नहीं, हमें वो एंट्री नहीं दे रहे थे। इसका मतलब ना हम बनने की कोशिश कर रहे हैं। पर अगर MTCR ग्रुप लिखा हो, वासेनार, उनमें हम मेंबर बन गए हैं, SCO में परमानेंट मेंबर बन गए हैं, शंघाई कॉर्पोरेशन में। तो इसलिए आपको ना इंडिया का एंगल जरूर पता होना चाहिए कि इंडिया की स्टैंडिंग परमानेंट है, ऑब्जर्वर है, या अभी बन नहीं पाए हैं। क्योंकि हर बार ना यूपीएससी जब स्टेटमेंट्स डालते हैं ऐसे ग्रुपिंग की, एक स्टेटमेंट वही होता है कि इंडिया इज पार्ट और इंडिया इज नॉट पार्ट। और फाइनल आपके क्या होता है कि जब वो सबमिट खत्म होएगा एक हफ्ते बाद, आपके 15 डेज बाद या 2 डेज के बाद, उसमें ना आउटकम आती है। आउटकम का मीनिंग क्या होता है?